क्या बाबर गे था या ये सिर्फ व्यूज के लिए था? नहीं, बाबर एक्चुअली में गया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट लीडर कौन रहा जिसको आप देखना चाहते थे कि काश मैं भी उस टाइम में होता तो मैं देख पाता इनकी क्वालिटीज को और इनके काम को? मैं था, बट मैं बहुत छोटा बच्चा था। वो होगा अटल बिहारी वाजपेयी। और अगर रीसेंट टाइम्स की बात करें तो आई वुड से योगी आदित्यनाथ। आई थिंक बीजेपी का फैंडम एक तरफ है और योगी आदित्यनाथ का एक तरफ। अगर एजुकेटेड पर्सन होना मतलब ये कि जब आप इंडिया से बाहर जाओ और आप हर बार सिर्फ इंडिया की बुराई करो तो वो एजुकेशन किसी काम की नहीं। ये राहुल गांधी हर टाइम करते हैं। किसी भी टाइम पे अगर आपका राइट आपसे छीन लिया जाए, वो बेसिकली डिक्टेटरशिप थी जो आई उस टाइम पे। लोगों को उठा के उनकी नसबंदी कर दी जो बहुत गलत था। सब लोगों को जेल में डाल दिया, वो गलत था। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इंदिरा गांधी, आई थिंक इमरजेंसी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से जनसंघ और पावरफुल बनी, बीजेपी और पावरफुल है आज। हिटलर का जो टाइम पीरियड था, अगर सोचो हिटलर जैसा कोई अब आ जाए इस दुनिया में, हाँ, तो क्या होगा? तो वहाँ की गर्लफ्रेंड्स में और इंडियन गर्लफ्रेंड्स में क्या डिफरेंस होता है? आप बेसिकली आपको कौन सी वाली ज़्यादा पसंद आई? इंडियन गर्लफ्रेंड। और गांधी जी के बहुत सारे राज हैं। अब मैं गांधी जी को कैसे देखती हूँ वो नहीं बता सकती मैं कैमरा पे। हाँ, कांग्रेस ने पूरा कोशिश करा कि वो कभी बाहर ना आए। गांधी जी को एज पोर्ट्रे किया था एज अ गरीब इंसान। यस। जो उस जमाने में पहले तो साउथ अफ्रीका पढ़ने गए और फिर वो कहते हैं कि वो बाद में गरीब बने। सरोजिनी नायडू ने एक बात कही थी, गांधी जी उस टाइम पे बकरी का दूध पीते थे। उस टाइम पे जो उनकी बकरी थी जो वो खाती थी वो सारे कैश्यू और नट्स होते थे और उसकी वैल्यू उस जमाने में 10 रुपए एक दिन की होती थी। 10 रुपए उस जमाने जो टीचर्स की मंथली सैलरी भी नहीं थी उस जमाने में, सरकारी टीचर्स की। लिटरली। अब मैं कुछ बोलूंगा और लोग भड़क जाएंगे, बट गांधी जी ने एक्चुअली अपनी वाइफ का मर्डर किया था। व्हाट? हाँ। जो यूथ है उनको आप ऐसे कौन से 5 टिप्स देना चाहोगे जब वो वोट डालने जाए तो उनके दिमाग में क्या हो? फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं उनको ब्लेम नहीं करता कि कांग्रेस सपोर्टर हैं। मैं खुद बाय द एज 20-21 तक कांग्रेस सपोर्टर। हाँ, कांग्रेस सपोर्टर था। उसका रीजन ये था कि मैं हमेशा जब भी इंडियन मीडिया की बात होती है कि इंडिया की मीडिया कैसी है तो इंडिया की मीडिया बिकी हुई है, ऐसा स्टेटमेंट निकल के आता है। हाँ, सारे वर्ल्ड की मीडिया बिकी हुई है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली डिस्कशन में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हमारे पॉडकास्ट शो पे जो आज गेस्ट हैं उनका नाम है रक्षित, जो कि सोशल मीडिया पर अवेयरनेस की वीडियोस बनाते हैं, पॉलिटिकल अवेयरनेस की वीडियोस बनाते हैं, हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यूथ को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज के इस पॉडकास्ट शो पे हम बात करेंगे पॉलिटिकल अवेयरनेस की। थैंक यू फॉर कमिंग। और आप मेरे शो पे आए और मेरे शो पे आई बहार, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे लगा रहे हैं अपोजिशन की बात। और मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछना चाहूंगी, क्या बाबर गे था या ये सिर्फ व्यूज के लिए था? नहीं, बाबर एक्चुअली में गया था। वेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। बट हाँ, बाबर गया था और इसके लिए मेरे को डेथ थ्रेट्स भी आए ऑनेस्टली मेरे डीएम्स पे, जो कि वियर्ड है बिकॉज इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं वो उनका एंसेस्टर भी नहीं है बाबर, क्योंकि वो लोग तो इंडियंस ही हैं जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स है बाद में। बट कमिंग बैक टू इट, बाबर गे इसलिए था क्योंकि बाबर ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है जो बाबरनामा है। उसके अंदर उसने लिखा था कि कैसे उसको एक लड़के से प्यार था जिसका नाम था बाबरी। ओह माय गॉड, बाबर की बाबरी। हाँ, बाबर की बाबरी। तो बाबरी लड़के से प्यार था जो मार्केट में काम करता था। बाजार लिखा है बाबरनामा में, तो वो बाजार में काम करता था और उस लड़के को देख के उसको फीलिंग्स जागती थी और उसने उसके बारे में पूरा लव लेटर्स लिखे हैं उसको, उसके लिए पोइट्री लिखी हुई है। और उसकी शादी हुई थी आयशा से, बट उसको आयशा के साथ टाइम स्पेंड करना भी पसंद नहीं था और उसकी मम्मी को उसको फोर्स करना पड़ता था आयशा के रूम में जाने के लिए। ओह माय गॉड। तो ये सब मैंने खुद अपने मन से नहीं बनाया, ये सब बाबरनामा ने खुद लिखा है। तो मतलब उस टाइम पे भी लोग गे हुआ करते थे। हाँ, लाइक ये फीलिंग है जो अब निकल के बाहर आ रही है धीरे धीरे। हाँ, क्योंकि अब सोसाइटी उसको ज़्यादा एक्सेप्ट कर रही है। बट हाँ, बाबर गे था। और एक और चीज़ इसमें जो वियर्ड है इज बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई है, ये हम सबको पता है। ठीक है। और उस टाइम के कोई भी रिकॉर्ड्स उठा के देख लो तो बाबरी नाम का जिक्र और कहीं पे नहीं किया गया, सिर्फ बाबरनामा में लिखा है कि बाबरी एक बंदा एग्जिस्ट करता है। ओके, तो प्यार में बनाई? तो यस, तो मस्जिद हो सकता है, मतलब 99% चांसेस है कि उसने बाबरी के लिए बनाई। बिल्कुल। बट कई लोगों ने मेरी वीडियो पे कमेंट भी किया था कि वो बाबरी मस्जिद का मतलब है कि बाबर की मस्जिद। तो अगर वो बाबरी के लिए नहीं बनाई, उसने बाबर की मस्जिद है, तो फिर भी वो एक गे इंसान के ऊपर मस्जिद बनाई गई उसके नाम के ऊपर। यस। तो अगर हिंदुओं ने उसको तोड़ के राम मंदिर भी बना दिया तो उन्होंने एक्चुअली एक फेवर करा मुस्लिम्स को, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए हराम है गे होना। यस। लाइक उनकी
कुरान में लिखा गया है कि अगर कोई गे है तो उनको दे स्टोन देम टू डेथ, Yes. पत्थर मार के। तो आई थिंक उन्होंने फेवर करा उन्हें, बहुत बड़ा फेवर करा। और ये बहुत अच्छा डिसीजन था, है ना? लेकिन हमेशा जब भी राम मंदिर की बात चलती है तो कुछ एजुकेटेड लोग कहते हैं और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मोदी जी का ये बहुत गंदा और गलत डिसीजन था। ये जो इन्वेस्टमेंट लगी, ये इन्वेस्टमेंट किसी अच्छे काम में भी लग सकती थी, अच्छे कॉलेजेस बन सकते थे, अच्छी रोड्स बन सकती थी और हम आगे बढ़ सकते थे, हम तरक्की कर सकते थे, हम टॉप लेवल के कंट्रीज में से। यस यस। तो इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? वेल ये वियर्ड है बिकॉज लेफ्ट का पूरा एजेंडा ही यही है कि वो इसी पे चलते Yes. कि इसकी जगह हम इतना कुछ बना सकते थे। उन लोगों के पास ऑलमोस्ट 65 ईयर्स थे बीजेपी के आने से पहले, तो वो इतने स्कूल कॉलेजेस तब बना लेते, राइट। और अभी भी कांग्रेस के पास इतनी सारी जमीन है जहाँ पे गांधी जी की समाधि है, इंदिरा गांधी की समाधि है, राजीव गांधी की समाधि है, वो सारी जमीन एकर्स में। तो अगर उन्हें स्कूल कॉलेजेस बनाने तो वो वहाँ पे बना सकते हैं। यस यस। बट उन्हें नहीं बनाना। अच्छा, यूथ की बात करूं अगर मैं, जैसे आप ऐसी वीडियोस बनाते हैं तो आपके साथ आपका कोई फ्रेंड बैठता है या कोई रैंडम पर्सनालिटी बैठती है जो कि आपसे इस चीज़ के ऊपर कॉन्वर्सेशन करती है, तो कभी आपने ये चीज़ देखने की कोशिश की या आपको पता चला कि वो एक्चुअल में क्या सोचती है, लाइक बीजेपी या कांग्रेस से हटके भी इंडिविजुअली उनका माइंडसेट क्या कहता है पॉलिटिक्स को लेकर? बहुत सारे लोग जिनसे मैं इंटरेक्ट करता हूँ वो कहते हैं कि हम तो नोटा करेंगे वो, ओके, जो कि आई थिंक पॉइंटलेस है क्योंकि आप अपना वोट वेस्ट कर रहे हो ऑब्वियसली। बट जेनजी में बहुत सारे बच्चे हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो लोग अपनी आइडेंटिटी और रूट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमसे पिछली जनरेशन में इतना नहीं हो रहा था क्योंकि वो लोग वाइट वॉश हो रहे थे, जो भी कांग्रेस ने पिछले 65 ईयर्स से हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ किया। ऑब्वियसली। तो अब फाइनली ये टाइम आ गया जिसमें लोग अपने रूट से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों को पता चल रहा है अपनी हिस्ट्री के बारे में और इसी वजह से वो लोग बीजेपी की तरफ ज़्यादा फेवर कर रहे हैं और वो वोट करते हैं। और अगर खाली बीजेपी को नहीं तो राइट विंग इन जनरल, लाइक हिंदुत्व की तरफ और इस सब पे। बिल्कुल। फर्स्ट टाइम किसी से बात करके इस विषय पे मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज आज के टाइम में सेकुलरिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है जो कि पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, पर मेरी नज़रों में इतना कुछ खास सही नहीं है बिकॉज नहीं है, मैं पक्की सनातन हूँ। तो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे इसी से रिलेटेड होगा कि आप हिस्ट्री पढ़ना पसंद करते हैं? या बचपन से तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी आपने हिस्ट्री में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट लीडर अभी से पिछले टाइम तक मतलब हिस्ट्री में कौन रहा जिसको आप देखना चाहते थे कि काश मैं भी उस टाइम में होता तो मैं देख पाता इनकी क्वालिटीज़ को और इनके काम को? मैं था बट मैं बहुत छोटा बच्चा था, वो होगा अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, ही इज माय आल्सो फेवरेट। हाँ, ही इज माय फेवरेट। और अगर रीसेंट टाइम्स की बात करें तो आई वुड से योगी आदित्यनाथ। यस, योगी जी का तो फैंडम बहुत ही अलग लेवल का है। आई थिंक बीजेपी का फैंडम एक तरफ है और योगी आदित्यनाथ का एक तरफ है। यस, योगी जी को पसंद करने के कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए जो कि यूथ को भी मिले और वो भी इस चीज़ के ऊपर जाएं कि हाँ एक्चुअल में योगी जी के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। वेल, योगी जी ने यूपी, आपने यूपी गए होंगे पहले? मैं यूपी से ही हूँ। यूपी से ही हो, फिर से ही है। तो योगी आदित्यनाथ के आने से पहले जो यूपी था और जो अब है उसमें कंप्लीट फ्लिप हो चुका है वो। यस। क्राइम रेट कम हो चुका है। स्कूल में लाइक अगर लास्ट 5 इयर्स का डेटा उठा के देखो तो जो लड़कियां स्कूल में जा रही हैं उसका नंबर इंक्रीज हो गया है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बेटर हो गया है। बट इसके बारे में मीडिया भी इतना नहीं दिखाती। आई डोंट नो व्हाई छुपाया जा रहा है उनके काम को बहुत ज़्यादा। उन्होंने काफ़ी सारे वॉशरूम्स बनाए वहाँ पे, लोगों के पास गैसेस नहीं थी। लिटरली मैं यूपी से हूँ, मुझे पता है यूपी की क्या सिचुएशन रहा करती थी एक ज़माने में। लोगों के पास ना लाइट होती थी, ना ही गैस होते थे, ना ही वॉशरूम्स होते थे। रोड्स के बारे में तो आप भूल ही जाओ। वो सारी चीज़ें चेंज हुई है, बहुत सर्टन चेंज आया है और लिटरली आया है। तो ये चीज़ें क्यों छुपाई जा रही हैं? और अभी तो एक नया एजेंडा भी चल रहा है। हाँ वो तो चल ही रहा है। क्या आप उसके बारे में बात करना चाहेंगे? यूजीसी के बारे में? हाँ, यूजीसी वेल, मैं यूजीसी के साथ कंप्लीटली एग्री नहीं करता। हाँ, रीजन बिहाइंड इज कि इट्स हाई टाइम जिसमें एज अ हिंदू कम्युनिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक होकर एक आइडेंटिटी के साथ रहो। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मुस्लिम्स के अंदर भी कास्टिज्म है ऑब्वियसली है। इंडिया में क्रिश्चियनिटी के अंदर भी वो है। और खाली कास्टिज्म नहीं है, लाइक मुस्लिम में भी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। शिया सुन्नी वाला भी है। क्रिश्चियनिटी के अंदर कैथलिक्स हैं, नॉन कैथलिक्स हैं, सब कुछ है। वो भी डिवाइडेड है बट वो सब यूनाइटेड है एज एंटी हिंदूज।
लाइक मुस्लिम्स ने हम लोग को लेबल किया हुआ है कि हम लोग काफिर्स हैं, तो वो उसको लेकर खुद को एकजुट हो जाते हैं। सेम गोज फॉर क्रिश्चियंस की ये लोग नॉन क्रिश्चियंस हैं। अब हिंदू में प्रॉब्लम ये है कि हम सब कास्टिज्म में बटे हुए हैं और हम लोग को ये पट्टी पढ़ाई गई है शुरुआत से, ब्रिटिशर्स के टाइम से, कि आप लोग सेकुलर हो, आपका रिलीजन नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। तो ये सब पढ़ा के उन लोगों ने हमें आपस में ही बांट दिया जस्ट फॉर वोट बैंक्स, जो कांग्रेस ने करा। और उसके पहले ब्रिटिशर्स ने तो सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो वोट बैंक है ना, सॉरी, ब्रिटिशर्स ने इसलिए करा ताकि वो लोग डिवाइड एंड रूल कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर अभी के टाइम पे यूजीसी जैसे लॉज आएंगे तो वो कितना हेल्प करेंगे उसके बारे में नहीं पता, बट वो एक्चुअली हिंदूज को और डिवाइड कर देंगे। बहुत ज्यादा हेट फैल रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा। मतलब जरूरी भी है कुछ चीजें करना, बट आई थिंक उन्हें यूजीसी के अंदर और चेंज की जरूरत है, और चेंजेस की जरूरत है। बिल्कुल। कि क्या चीज एज अ प्रूफ अप्लाई होगी। हाँ। खाली वर्ड ऑफ माउथ नहीं ले सकते कि आपने कह दिया तो हो गया। क्योंकि पहले भी इस तरह का लॉ तो आ चुका था कि आप नहीं बोल सकते किसी को भी, पर इसमें तो कोई भी चीज क्लियर ही नहीं की गई है कि प्रूफ्स क्या होंगे, बस आपको जेल में भेज दिया जाएगा। हाँ। तो ये काफी रिस्की है, विच इज जो कांग्रेस करती है हमेशा से। यस। अभी रिसेंटली साउथ में क्योंकि आपने कांग्रेस के अगेंस्ट, 2 लीडर के अगेंस्ट आप कंटेंट क्रिएटर्स ने और 2 जर्नलिस्ट ने स्टोरी चलाई थी और उन लोगों को बिना किसी प्रूफ के जेल में डाल दिया। ओह माय गॉड, डर लगता है आपको? क्योंकि आप भी नहीं, मतलब मैं उस स्टेट से नहीं हूँ, बट अगर वो स्टेट फिर भी हमारी स्टेट यहाँ पे आके हम लोग को उठा के ले जा सकती है। बिल्कुल। बट अगर जो लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है अभी अंडर मोदी गवर्नमेंट, बट एक्चुअली तो कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंडर ये हो रहा है स्टेट्स में। Yes. तो अगर वो लोग सेंटर में आ गए तो कितनी खतरे में होगी? बहुत ज्यादा खतरे में होगी। इवन तो मुझे पर्सनली कोई भी ऐसा लीडर दिखता नहीं है कांग्रेस के अंदर अब भी, हाँ, जिसको हम सपोर्ट कर सके। और बहुत सारे लोग हमेशा आपकी वीडियोस पे भी कमेंट करते हुए मैंने देखे हैं, 1-2, मतलब एक वैसे तो पॉजिटिव ही होते हैं, काफी सारे लोग, हाँ, ये भी बोलते हैं कि राहुल गांधी एजुकेटेड है, हाँ, एक नॉन एजुकेटेड से बेटर तो एक एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर है। तो आपके लिए एजुकेशन क्या है? लाइक एज एन एजुकेटेड पीएम या अनएजुकेटेड पीएम जिसको मॉरल वैल्यूज नहीं पता, जिसको हमारी कंट्री के बारे में नहीं पता, जिसको हमारी लाइक अनाज के बारे में नहीं पता कि कौन से अनाज को क्या कहते हैं, आप उस पीएम को चाहते हैं या आप उस पीएम को चाहते हैं जिन्होंने हर जगह वर्ल्ड वाइज हमारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया? वेल, अगर एजुकेटेड पर्सन होना मतलब ये कि जब आप इंडिया से बाहर जाओ और आप हर बार सिर्फ इंडिया की बुराई करो तो वो एजुकेशन किसी काम की नहीं है। ये राहुल गांधी हर टाइम करते हैं। हाँ। अब जैसे आप और मैं, हम लोगों को भी पता है कि हम लोगों को लाइक आपको ये पॉडकास्ट करने हैं तो आपको पता है कि ये आपका वर्क प्लेस है और आपको यहाँ पे आना ही आना है, राइट? अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप आधे टाइम यहाँ पे आओगे ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो कोई भी एजुकेटेड पर्सन ही नहीं करेगा। बट राहुल गांधी एक्चुअली सदन में नहीं होते, वो फॉरेन ट्रिप्स कर रहे होते हैं। लाइक अभी वो चलते सदन को छोड़ के जर्मनी चले गए। तो ये अगर एजुकेटेड पर्सन की निशानी है तो फिर आई थिंक अनएजुकेटेड होना ही बेहतर है। वाओ, जवाब दे दिया आपने, इनडायरेक्ट वे में जवाब दिया, लेकिन काफी अच्छा था। अब इन्हीं की हिस्ट्री से जुड़ी हुई एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जो इमरजेंसी लगा था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इमरजेंसी? लाइक वो एक अच्छा डिसीजन था या नहीं था? नहीं, एक्चुअली नहीं था। किसी भी टाइम पे अगर आपका राइट आपसे छीन लिया जाए, वो बेसिकली डिक्टेटरशिप थी जो आई उस टाइम पे। लोगों को उठा के उनकी नसबंदी कर दी, जो बहुत गलत था। सब लोगों को जेल में डाल दिया, वो गलत था। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इंदिरा गांधी कोर्ट केस हार गई थी। yes. और उनको जेल होने वाली थी और उनके हाथ से सत्ता जाने वाली थी। तो सिर्फ उसी डर में कि सत्ता हाथ से ना चले जाए, उन लोगों ने डेमोक्रेसी कह रहा हूँ, इमरजेंसी, हाँ, सत्ता हाथ से ना चली जाए, उन लोगों ने इमरजेंसी लगा दी। और इमरजेंसी के अंदर भी बहुत, आई थिंक इमरजेंसी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से जनसंघ और पावरफुल बनी, बीजेपी और पावरफुल है आज। बट हाँ, इमरजेंसी तो खराब ही थी। बहुत सारे लोगों की लाइफ स्पॉइल किया। हाँ, बहुत ज़्यादा। हिटलर के बारे में क्या कहना है? लाइक हिटलर का जो टाइम पीरियड था, अगर सोचो हिटलर जैसा कोई अब आ जाए इस दुनिया में, हाँ, तो क्या होगा? थोड़ा क्वेश्चन अजीब है बट सोचने वाला है। हिटलर जैसा कोई आ जाए दुनिया में या इंडिया में? इंडिया में। क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हमें दुनिया से क्या लेना। कि दुनिया में ये सिमिलर टू डोनाल्ड ट्रंप, हाँ, है ना? है वो। और अगर इंडिया में आ जाए तो इट वुड बी वियर्ड इन अ वे। कई लोग योगी आदित्यनाथ को कहते हैं कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो ही विल बी लाइक हिटलर और डिक्टेटरशिप जैसा माहौल हो जाएगा, जो कि अगर हो तो आई डोंट माइंड इट। आई मीन सही है, अगर जो उन्होंने यूपी के साथ किया वो ये करके इंडिया के साथ करेंगे तो ठीक है।
हाँ बट जोक्स अपार्ट, अगर कभी हिटलर इंडिया में आया, लाइक नया हिटलर, तो वो कांग्रेस पार्टी से ही होगा, क्योंकि ये उनकी लाइक लेगेसी रही है। लेगेसी रही है। ये अभी आपने इमरजेंसी की बात करी, तो उन लोगों ने वही चीज़ें करी। यस कम्युनल वॉयलेंस की बात होती है तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस के टाइम पे हुआ। तो आई एम ट्राइंग टू थिंक, लाइक मैं और टाइम लेना चाह रहा हूँ इस बात को सोचने की, मैंने कभी इसके बारे में बैठ के सोचा नहीं कि हिटलर अगर दोबारा आया। हिटलर की कोई क्वालिटीज, हिटलर के बारे में पढ़ा होगा आपने भी? हाँ 100%। तो कोई क्वालिटीज ऐसी जो अट्रैक्ट की हों कभी, कुछ तो ऐसा था उसमें जिसने सबको अपने काबू में कर लिया, कुछ तो ऐसी पावर थी उसके पास भी। सी, मैं हिटलर को एज अ पॉजिटिव लाइमलाइट में नहीं देखता ऑनेस्टली। हिटलर अच्छा लीडर था प्रॉब्ली जर्मनी के लिए, बट जो उसने ज्यूस के साथ करा वो काफ़ी गलत था कि उसने कैंप्स में डाल दिया। अब उसकी वो आइडियोलॉजी थी कि ये लोग कैंप्स में डाल देने चाहिए। एज अ हिंदू, ज्यूस ने कभी हमारे अगेंस्ट तो कुछ नहीं करा, और काफ़ी चीज़ें दोनों रिलीजन्स में थोड़ी बहुत सिमिलर हैं, जैसे आप कन्वर्ट नहीं करते एक दूसरे को, ना हिंदुज़म करता है ना जुडाइज्म करता है। बिल्कुल। तो जस्ट बिकॉज उसने ज्यूस को, इतने सारे मिलियंस ऑफ ज्यूस को मारा, तो मैं उसके फेवर में नहीं, ऑब्वियसली कोई नहीं होगा, बट कुछ लोग एडमायर करते हैं, कुछ हैं अभी भी। मतलब एज अ लीडर ही वाज ग्रेट कि उसको क्रिस्टल क्लियर था कि क्या चाहिए अपने कंट्री के लिए, और वो करता था। बिल्कुल। अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर बात करूँ तो लाइक आपने अभी तक अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें की हैं, और कंट्रीज़ की बात करूँ क्योंकि आपने बताया कि अभी आप फॉरेन कंट्री में थे 2 साल, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? अगर आप कंपैरिजन देंगे यूएस से इंडिया का, हाँ, तो क्या कंपैरिजन होगा? आई थिंक इंडिया यूएस से बहुत ज़्यादा बेटर है, और इसमें मेरे को गालियाँ पड़ेंगी बिकॉज मेरे को पर्सनली, मैं लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं कि तुम वापस क्यों आए, और इंडिया में कुछ नहीं है, ये इंडिया को छोड़ने का टाइम आ चुका है, और जितने भी अमीर लोग हैं वो सब इंडिया छोड़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टैट्स आते हैं रोज इंस्टाग्राम पे। और अभी भी आ रहे हैं वो काफ़ी सारे कि जितने भी जनरल कैटेगरी के हैं वो बाहर चले जाओ। उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर तुम जनरल कैटेगरी के यहाँ हो तो वहाँ जाके तुम माइनॉरिटी बन जाओगे। यस। और अभी तुमने देखा कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है माइनॉरिटी के साथ। वेस्ट में कोई तुम्हें पसंद नहीं करता जस्ट बिकॉज यू डोंट लुक लाइक देम, तुम उनकी जैसी भाषा नहीं बोलते, और तुम उनके ऐसा खाना नहीं खाते। yes. तो और ये इशू इंडिया में लोगों को होता है, अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आया और उससे कोई कह दे कि यार तुम लोग हिंदी में बात करो या किसी भी भाषा में बात करो लोकल, तो उन्हें इस बात से नफरत हो जाती है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। बट वो तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जब तुम उनकी कंट्री में जाके रहो तो तुम इंग्लिश बोलो। बिल्कुल। बट हाँ, कमिंग टू इट, इंडिया में लाइफ वे बेटर है एज कम्पेयर टू यूएस, इज बिकॉज एक तो हमारे यहाँ पे फैमिली वैल्यूज़ है जो वेस्ट में नहीं है। हम अभी भी अपने रिलेटिव्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं। वहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तो बहुत वियर्ड है वो। वहाँ पे लोग सच में डिप्रेशन में है। हाँ, है ना? yes. जैसा सीरीज में दिखाते हैं, वेब सीरीज में दिखाते हैं, पता नहीं क्यों पर वो डिप्रेशन में है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जिसके साथ वो अपनी बात कर सके, फीलिंग शेयर कर सके। इवन दो अच्छा कपल्स के बारे में अगर हम बात करें, इंडिया की लव स्टोरीज तो आपको पता है, हाथ काट लिया, सुसाइड कर लिया, वो नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, या जो भी है, एक ब्रेकअप पीरियड को फील करते हैं इंडियंस, लाइक रोते हैं, धोते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन वैल्यू देते हैं उस चीज़ को। तो अगर मैं वहाँ की बात करूँ, वहाँ के ब्रेकअप्स कैसे होते थे? लाइक एक्चुअल ब्रेकअप जिसमें सच में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होती थी, तो वो करते क्या थे उसके बाद? क्योंकि काफ़ी सारा टाइम गुजारा है आपने वहाँ पे ना। वहाँ पे मूव ऑन करना बहुत फास्टर है कंपेयर टू इंडिया, इज बिकॉज कल्चरली ऐसा है, राइट? वीकेंड हो चुका है तो अब इंडिया में भी ऐसा होता है, बट अब वीकेंड है तो आप हर वीकेंड क्लब जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो आप नए लोगों से मिलते रहोगे, और आप इंस्टेंटली मूव ऑन कर सकते हो, इज बिकॉज डेटिंग सीन वहाँ पे ज़्यादा ओपन है। और वन ऑफ द रीजन ज़्यादा ओपन है इज बिकॉज वो लोग कल्चरली वीक हैं। उनके यूएस स्पेशली, यूरोप फिर भी ज़्यादा बेटर है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे हैं, मैं पर्सनली नहीं गया, तो उनका ये कहना है कि वो बेटर है। बट यूएस का रीज़न ये है कि सब लोग अलग अलग देशों से उठ के वहाँ पे आए हुए हैं, तो वहाँ पे जो वाइट्स हैं वो सब यूरोप की पुरानी कंट्रीज से आए हुए हैं, कुछ आयरिश लोग हैं, कुछ लोग जर्मन डिसेंट्स के हैं, और जितने अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक्स आप देखोगे वहाँ पे वो सब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से एज अ स्लेव लाए गए थे, और उसके बाद वहाँ पे चाइनीज़ हैं, इंडियंस हैं, तो वो वहाँ पे इतने सालों से रह रहे हैं, जनरेशन से, कि अब वो अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी भूल चुके हैं। ओह माय गॉड। तो जब आपके पास अपनी आइडेंटिटी नहीं है, आप अपने रूट से क्लोज नहीं हो, तो आप एक ऐसी सोसाइटी बन जाते हो जिसमें लाइफ में ज़्यादा वैल्यूज़ एडेड नहीं है। ओके। और क्रिश्चियंस इस टाइम पे
उतना ही शिकार है इस्लाम के जितना हिंदूज हैं। ओके हाँ, क्रिश्चियन से रिलेटेड मेरे माइंड में बहुत टाइम से क्वेश्चन चलता था, लाइक इंडिया में आपको भी पता है कि इनका नंबर ऑफ काउंटिंग बढ़ती जा रही है बिकॉज ये चेंज कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी, आपको पता है, मैं अभी जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है, ऐसी जातियों को वो कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइक है ना, क्रिश्चियन बना रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं। क्या इसके ऊपर कभी आपने कोई लाइक हिस्ट्री जांचने की कोशिश की कि सच में ये कन्वर्ट कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, और दे भी रहे हैं तो लाइक इतना क्यों? ये इन लोगों ने हिस्ट्री से लाइक शुरुआत से करना शुरू किया जब वो लोग इंडिया आए थे। फर्स्ट टाइम जब वो आए थे जब जीसस एक्चुअली अलाइव थे। उस टाइम पे उन्होंने अपने वन ऑफ द टीचर्स जो थे उनके साथ उनको इंडिया भेजा था, जो केरला में उस टाइम पे आए थे। और वो एक्टिव लाइक क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम में थोड़ा सा फर्क ये है कि उस टाइम पे वो लोग एक्टिवली लोगों को मार के कन्वर्ट नहीं कर रहे थे, प्यार से। हाँ, कि उनको प्रीच करके वगैरह वगैरह। अभी भी प्यार से ही करने की ट्राई करते हैं वो, बट वो कभी कर नहीं पाए। लाइक पूरा इंडिया कभी कन्वर्ट नहीं हुआ, बहुत छोटा सा माइनॉरिटी हुई। फिर जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए या फिर अलग अलग क्रिश्चियन कंट्रीज इंडिया में आई, चाहे वो गोवा गई या पौंडीचेरी गई, बट मेजरली जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो उन लोगों ने अलग अलग टैक्टिक्स ढूंढे हिंदुइज्म को वीक करने के लिए। ओके। तो उस टाइम से प्रोपेगेंडा चलाने शुरू करे, चाहे जैसे सती थी, तो सती का उन्होंने इंडिया में कहा कि सती पूरे इंडिया में है, हिंदुओं में सती प्रथा के ऊपर, सती प्रथा के ऊपर कि हिंदुओं में औरतों को जला दिया जाता है अगर उनके हस्बैंड मर जाएं, जबकि ये हमारे वेदास में कहीं भी नहीं लिखा। इवन ऋग्वेदा सजेस्ट करती है यंग विडोज को कि अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो आपका अभी पूरा जीवन, हाँ, आपका अभी कर्म पूरा नहीं हुआ है, आपको दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। बट रियलिटी ये थी कि सती वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में, वेस्ट बंगाल कह रहा हूँ, तब तो बांग्लादेशी मतलब बंगाल था, बट बंगाल के एक छोटे से गांव की एक कल्चरल इशू था, जिसके अंदर क्योंकि वहाँ पे लॉ था कि जब कोई हस्बैंड मर जाता था तो उसके सारी प्रॉपर्टी उसकी वाइफ को चली जाती थी। वो खुद के रीति रिवाज बनाए हुए थे। हाँ, तो सिर्फ एक गांव की ऐसी प्रथा जो आसपास के रिश्तेदारों ने बनाई हुई थी ताकि वो प्रॉपर्टीज ले सकें, पैसा ले सकें, और वो बेचारी औरतों को जला देते थे। उन्होंने उसको लेकर प्रोपोगेट कर दिया कि पूरे इंडिया में ये होता है, जबकि पूरे इंडिया में कभी सती के केसेस ही नहीं थे। तो उन्होंने ऐसे स्लोली ट्राई किया कि एक्चुअल रिलीजियस टेक्स्ट को चेंज करा जाए, ताकि हिंदुइज्म को वीक दिखाकर इन पॉइंटर्स को यूज करके वो उन लोगों को कन्वर्ट कर सकें। सेम गोज फॉर कास्ट सिस्टम। हमारे कास्ट जो है वो कल्चरली आए, हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में एक्चुअली, अब रिलीजियस टेक्स्ट में मैं मनुस्मृति को नहीं गिन रहा हूँ बिकॉज वो सोसाइटी के उस टाइम का टेक्स्ट है, बट अगर आप रिलीजियस टेक्स्ट देखो, आप वेदास देखो, उपनिषद देखो, तो आपका कास्ट जो है वो बाय बर्थ असाइन नहीं है, वो आपका बाय वर्क असाइंड है। तो इन लोगों ने उसको भी चेंज करा, मैनिपुलेट करा, जस्ट टू कन्वर्ट वीकर सेक्शंस बना के कि आप लोग कमज़ोर हो, आपके साथ ये होता है, तो हम इनको कन्वर्ट कर सकें। और अभी तक वो यही कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरा एक जानने वाला है जिसका बेटा स्कूल में पढ़ता है, एक कैथलिक स्कूल में, और उस कैथलिक स्कूल में जो ड्राइवर्स काम करते हैं, बस ड्राइवर्स, वो अगर बस ड्राइवर्स कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं तो उनकी सैलरी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अगर वो क्रिश्चियंस नहीं है। यस, दिल्ली में तो घर भी दे रहे हैं भाई। हाँ, घर भी दे रहे हैं, राशन तो दिया ही जाता है, बट वो सब, और इसमें वही लोग कन्वर्ट होते हैं जो अपनी रियल आइडेंटिटी या वो अपने नहीं जानते, जो हिंदुइज्म से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो पिछले कई 100 सालों से लोगों ने उसको वाइट वॉश करते रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अभी वहाँ से आने के बाद, लाइक यूएस से इंडिया आने के बाद लाइफ में क्या क्या चेंज आया? लाइक वहाँ की हवा, वहाँ की ठंड, वहाँ का मौसम, वहाँ की गर्लफ्रेंड्स, है ना, गर्लफ्रेंड्स तो रही होंगी ऑब्वियसली, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें, वहाँ की फैसिलिटीज़ और इंडिया की फैसिलिटीज़ और यहाँ की गर्लफ्रेंड्स, कितना डिफरेंस आया लाइफ में? वेल, लाइफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। इंडिया में ज़्यादा फ्री टाइम है तो वो बहुत मेरे को पसंद है, और मेरे को बिगर सिटीज़ में रहना भी पसंद नहीं है, तो मैं अभी एक स्मॉल टाउन के अंदर रहता हूँ। बहुत प्यारा टाउन है वो। हाँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। तो रीज़न बीइंग कि मेरे को पसंद है कि आप टाइम नेचर में स्पेंड कर रहे हो, आप अपने लोगों के साथ स्पेंड कर रहे हो जो आपको पसंद है, और वो लोग आपके आसपास हैं, आप उन एक्टिविटीज़ में टाइम स्पेंड कर रहे हो जो आपको पसंद है। ये सब आप यूएस में नहीं कर सकते। सिमिलरली आप शायद दिल्ली में फिर भी कर सकते हो बिकॉज कल्चर अच्छा है यहाँ पे, बट क्योंकि एक फास्ट पेस लाइफ है, प्लस इंडिया में सर्विसेज बहुत बेटर है कंपेयर टू यूएस।
मेरे को दिन का 1 घंटा नहीं वेस्ट करना सिर्फ सब्जी लेने के लिए। क्या मतलब? यहाँ पे मैं ब्लिंकिट कर सकता हूँ या यहाँ पे मैं इंस्टामार्ट कर सकता हूँ। क्या मतलब वहाँ पे चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं है? नहीं, वहाँ पे वॉलमार्ट्स होते हैं। ओके। और हर सिटी में एक वॉलमार्ट होगा, तो वो सिटी के एक कॉर्नर में होता है वॉलमार्ट। एंड देन आप जहाँ पे भी रह रहे हो तो आपको अगर सब्जी लेनी तो आप सिर्फ वॉलमार्ट ही जा सकते हो। Oh my God. तो इंडिया की तरह नहीं है कि आपको गली के बाहर भी सब्जी मिल गई। हाँ, घर तक आते हैं भाई। हाँ, आपको डिलीवरी हो गई सब्जी की। और अगर आप अमेजोन से कुछ ऑर्डर कर रहे हो तो वहाँ पे सेम डे डिलीवरी शायद मिल जाए, बट हाँ। ऐसे नहीं होता कि आपको 7 मिनट में चीज़ें मिल रही है जो इंडिया में होता है। फ्लिपकार्ट पे भी हो रहा है। हाँ, Yes. मिनट्स आ गया उस पर भी। तो ये सब ऐसी फैसिलिटीज वहाँ पे नहीं है। बेस्ट है, हम बेस्ट है। प्लस आपको छोटे छोटे काम खुद करने पड़ते हैं, राइट? अब जैसे मेरे को पेंट करना आता है, वो सब वहीं पे जाके सीखा। इंडिया में तो मैं कुछ भी नहीं करना आता था। ऑब्वियसली भाई, बट अब आपको घर पेंट करना है तो आप घर पेंट कर रहे हो, बिकॉज आपको पेंटर जो है वो $150 एन आवर चार्ज करेगा, जो बहुत ज़्यादा है। और वो कितने घंटे का काम है, तो दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। आई थिंक लाइफ इजी नहीं है वहाँ। लाइफ इजी नहीं है वहाँ पे, लाइफ काफ़ी डिफिकल्ट। तो आई रिस्पेक्ट एवरीबडी जो वहाँ पे रहते हैं, बट नॉट द वंस जो वहाँ से वापस नहीं आते। ओके। इज बिकॉज जो इंडियंस यहाँ से जाके, मैं कभी वहाँ पे जाके इंडियन कम्युनिटी के साथ नहीं रहा। रीज़न बीइंग कि मेरे को पता था मैं सिर्फ छोटे टाइम के लिए जा रहा हूँ और मेरे को इंडिया वापस आना है, और मेरे को एक्सप्लोर करना था उनका लोकल कल्चर। इंडियंस का प्रॉब्लम क्या है कि वो यहाँ पे इतने इंडियन नहीं है जितने वो वहाँ जाके हो जाते हैं। अच्छा, शो ऑफ के लिए? शो ऑफ के लिए, क्योंकि एक तो वो एक कम्युनिटी में रहते हैं, ठीक है, जो कि बहुत गलत है। डरते हैं क्या वो? डर भी हो सकता है, प्लस उनका है कि अब उनका रीज़न ये हो सकता है कि हम एक कम्युनिटी में एक साथ रहें। बट अगर एज अ सिटी आप देखो कि एक पूरा शहर है और उस शहर के एक कोने में सिर्फ एक कम्युनिटी रहती है, तो वो आप एज अ माइनॉरिटी ट्रीटेड करे जा रहे हो। यस। वो ऐसा दिखता ही नहीं है। मतलब कुछ लोग हैं जो सबर्ब्स में सेम जगह पे रहते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस। अब वो 1-2% हैं जो हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, बट वो सारे लोग नहीं है यूएस के अंदर। ओके। अब वो लोग एज अ माइनॉरिटी, एक तो यू आर गेटिंग ट्रीटेड एंड यू स्टिल चूज टू लिव देयर, वो एक चीज़ है। प्लस वो ऐसी प्रैक्टिसेस जो इंडिया में होनी चाहिए, आई मीन हिंदुइज्म की प्रैक्टिस आप कहीं भी कर सकते हो ऑफ कोर्स, बट अभी रिसेंटली कनाडा में वो लोग, आई थिंक मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट वो थेम्स रिवर है वहाँ पे, आई एम नॉट श्योर, शायद थेम्स नहीं है, कुछ और नाम है। कनाडा में एक रिवर है जिसके अंदर वो लोग गंगा आरती कर रहे थे। ओह माय गॉड, सच में? हाँ भाई साहब। तो एक तो आप गंगा आरती किसी और रिवर में क्यों कर रहे हो, लाइक ये टेक्निकली ही गलत है। दूसरा, आप दूसरी कंट्री के अंदर ये कर रहे हो और जहाँ पे लोगों को इसकी समझ ही नहीं है, और आप एक्चुअली अपने रिलीजन को और अपनी कंट्री को और बुरी तरह से दिखा रहे हो, और इसके बाद फिर वो ट्वीट्स आते हैं जीरो सिविक सेंस और ये सब। ऑब्वियसली भाई, गंगा आरती मतलब गंगा जी के अंदर वो आरती हो रही होती है, वो गंगा जी जा रही होती है वहां से, वो उनकी नदी होती है, वहां पे वो नहीं प्रेजेंट है, तो वहां पे कैसे गंगा आरती हो रही है? इसमें क्लिप लगा देना उसकी, मैं भेजूंगा वो क्लिप, मेरे पास पड़ी है सेव। तो लोग वहां पे जाके ज्यादा इंडियन हो रहे हैं, और अगर आपको अपने देश से इतना ही प्यार है तो वापस आ जाओ ना, आपको ये सब वहां करने की क्या जरूरत है? फिर लोगों का अभी इस आपकी इस बात पे कमेंट होगा कि भाई हमारे पास उतने पैसे हमें यहाँ नहीं मिल रहे जितने पैसे हमें वहाँ मिल रहे हैं। आपके खर्चे भी तो उसी हिसाब से, जैसे मैं जहाँ पे रह रहा था तो मेरा मंथली रेंट 2.5 लाख रुपए पर मंथ था। अब वो इंडिया के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है, बट वो यूएस के हिसाब से तो ठीक है, जितना मैं कमा रहा था उसके हिसाब से तो वो जस्टिफाइड अमाउंट है। तो अगर वो इंडिया में आके रहेंगे तो उनका रेंट अच्छी से अच्छी जगह पे शायद 40,000 का होगा, 50,000 का होगा, 20,000 का होगा, 30,000 का होगा। तो वो 1.5 लाख की सैलरी में अफोर्ड कर सकते हैं उसे। बेसिकली लोगों का प्रॉब्लम ये है आज के टाइम में, वो कहते हैं कि यहाँ पे जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी है। यस, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आई थिंक मेरा इसमें कंप्लीटली डिफरेंट ओपिनियन है। हाँ। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बिजनेस ओनर्स हैं। मैं खुद एक मार्केटिंग फर्म रन करता हूँ, हम लोग जियो फेंसिंग मार्केटिंग करते हैं। इशू ये है कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ नहीं है, मेरे फ्रेंड्स के पास एम्प्लॉयज़ नहीं है, वो लोग एक्टिवली एम्प्लॉयज़ ढूंढ रहे हैं। बट जो ये आई बिलीव तुम्हारे साथ भी होगा कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर क्वालिफाइड एडिटर्स चाहिए ऑब्वियसली, तो वो ढूंढने पर नहीं मिल रहे, बहुत कम है। तो ये स्किल में कमी है जो लोग नहीं सीख रहे हैं। यस। बट हाँ, तो एक्चुअल में जॉब्स हैं, इट्स जस्ट कि लोगों ने स्किल सेट पे काम नहीं किया हुआ, और
और ये पूरा 70 साल का इशू है, राइट? अब वो रातों रात स्किल्स डेवलप नहीं हो जाएंगी लोगों में। यस, इसी बात पे मेरी बहस हुई थी मेरे एक दोस्त से। हाँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टोरी बताई थी। हाँ। एक्चुअली जॉब्स की कमी नहीं है, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल नहीं है कि तुम उस काम को कर सको, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने पूरा बेस खत्म कर दिया अपना। आप जिस चीज के ऊपर आपने डिग्री लेके बैठे हो, उस डिग्री के अंदर एक्चुअल में क्या है आपने कभी पढ़ा ही नहीं, आपको आता ही नहीं, आप वो डिग्री लेके सिर्फ घूम रहे हो कि हमने क्वालिफिकेशन हासिल कर लीजिए, अब हमारे को नौकरी दे दो। हाँ। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि उस डिग्री के अंदर क्या था, तो आपको सामने वाला नौकरी कैसे देगा? आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है ना। आप भी यही कहना चाहते थे? मैं यही एग्जैक्टली यही कहना चाहता था कि लोगों ने कभी स्किल सेट पे काम ही नहीं करा। Yes. वो सिर्फ रट्टा मार के कॉलेज गए, डिग्री मिल गई, प्लस कभी इसका मतलब बहुत डीप रीजन ये भी है कि इंडिया में बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ों में डिग्री ली है जो जिसमें उन्हें कभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। ऑब्वियसली प्रेशर में आके और पेरेंट्स के प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर में, इन सब में आके अब वो मेरे केस में तो नहीं है। आई डोंट नो अबाउट यू, तुम नहीं, मेरे केस में भी नहीं है। किस में ली है डिग्री? मैंने जर्नलिज्म में ली है। अरे वाह, हाँ, सही है। अपनी पसंद से ली है। घर वाले तो चाहते थे मेडिकल फील्ड में जाऊं, बट मेरा को जो चाहिए था मैंने वही लिया। हाँ, मेरा खुद क्या था, मैं गया था एआई में कंप्यूटर साइंस करने, और मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में समझ आ गया था कि ये मुझे डेफिनेटली नहीं करना। क्या करना है नहीं पता था, बट इतना पता था ये तो नहीं करना। तो फिर मैंने इस चक्कर में 2 सेमेस्टर एक्स्ट्रा पढ़े, क्योंकि मैं अलग अलग क्लासेस ट्राई कर रहा था। वो फ्रीडम थी वहाँ पे जो इंडिया में भी है, आप कॉलेज स्विच कर सकते हो। तो मैंने फिर मार्केटिंग की क्लास ले ली, मैंने फोटोग्राफी की क्लास ले ली, मैंने फिल्म मेकिंग की या स्क्रिप्ट राइटिंग की एक क्लास ले ली। बहुत स्कोप है आजकल। हाँ, तो फिर मैंने करते करते फिर मैंने डिग्री जो ली इवेंचुअली, तो वो मार्केटिंग और जर्नलिज्म में इवेंचुअली ली। ओह माय गॉड। सो हाँ, जर्नलिज्म उससे ही वो रिसर्च करने का कीड़ा मेरे अंदर आया कि चीज़ें और ढंग से पढ़ते हैं, खाली बुक्स की तरह नहीं। यस, आपकी वोकल कोड वैसे भी बहुत अच्छी है। हाँ, ये मेरी बहुत खराब थी। मैंने इंटर्नशिप करी थी कॉलेज के अंदर, तो हमें रेडियो में करना पड़ता था। अच्छा। हाँ। नहीं, लिटरली बहुत अट्रैक्टिव वोकल कोड है। थी तो मेरी भी, लेकिन गला खराब हो गया। चाय के ऊपर पानी पीने से वो। पॉल्यूशन से भी है, दिल्ली में इतना गंदा पॉल्यूशन है कि गला खराब हो जाता है। दिल्ली में पोल्यूशन तो है बहुत ज्यादा। अब इस पे लोग मेरा मीम्स बनाएंगे कि बीजेपी को सपोर्ट करते हो, दिल्ली में पोल्यूशन है। तो भाई बीजेपी को सपोर्ट करने से दिल्ली के पोल्यूशन से क्या लेने देना? आप गाड़ी चला रहे हो, आप जब रेड लाइट पे हो तो कार बंद करो ना भाई, वो पोल्यूशन उड़ के ऊपर ही आ रहा है, आपके पास ही आ रहा है। सिविक सेंस नहीं है। प्लस ऑल्सो कि दिल्ली में पोल्यूशन आज का नहीं है, हाँ, डेकेड्स का है। बीजेपी अब जाके पावर में आई है दिल्ली के अंदर। ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी ने ट्राई कर लिया, कांग्रेस ने ट्राई कर लिया, किसी से नहीं ठीक हुआ। आम आदमी पार्टी का और इवन। अब बीजेपी आई है, वो क्लेम कर रहे हैं कि वो ठीक कर देंगे। सॉरी, हाँ, वो क्लेम कर रहे हैं कि वो ठीक कर देंगे। तो लेट्स जस्ट वेट एंड सी कि क्या वो करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी से उनको नेगेटिव कमेंट्स देना कि दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, तो वो इतने डेकेड्स का पोल्यूशन सिर्फ 1 साल के अंदर तो ठीक नहीं कर हो सकते। ऑब्वियसली नहीं कर सकते। वो कुछ लॉज निकालने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से वो चीज़ें कंट्रोल में आए। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने वहाँ पे जो थोड़ा पर्सनल जा रहा है, हाँ। यूथ के लिए, बिकॉज हमारा पॉडकास्ट यूथ के लिए था, तो यूथ को हमेशा प्यार भरी स्टोरीज काफ़ी पसंद आती हैं। हाँ। ठीक है, तो वहाँ की गर्लफ्रेंड्स में और इंडियन गर्लफ्रेंड्स में क्या डिफरेंस होता है? आपको क्या पसंद आया वहाँ की गर्लफ्रेंड में और इंडियन गर्लफ्रेंड में? आप बेसिकली आपको कौन सी वाली ज़्यादा पसंद आई? इंडियन गर्लफ्रेंड विदाउट अ डाउट, मैंने एकदम बोला इंडियन गर्लफ्रेंड। आई थिंक रीजन इज, मेरे को बाद में आके रियलाइज हुआ ये, वो ये कि आपका कल्चरली आप मिसमैच हो जाते हो। ठीक है, कुछ चीज़ें लाइक अगर मैं फ़ोन पे अपनी मॉम से बात कर रहा हूँ डेली, जो करनी ज़रूरी है, Obviously. और मैं 1 घंटा बात कर रहा हूँ डेली, या मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ 1 घंटा डेली, तो वो चीज़ उनके लिए वियर्ड है। ओके, क्योंकि वो इतना कनेक्टेड नहीं है, वो इतने कनेक्टेड family नहीं के है, साथ। हाँ, फैमिली के साथ। तो अगर मेरे को ये चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ रही है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा आपको अंदर से इश्यू देगा, क्योंकि 2 ही सिनेरियोज होंगे, राइट? एक तो या तो आप खुद बात करना कम कर दोगे अपनी ही फैमिली से, या फिर ये होगा कि आप उस बंदे से थोड़ा डिस्टेंस लेना शुरू कर दोगे। तो खाली मतलब ये एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक आपका खाना अलग हो जाता है, आपका फूड प्रेफरेंसेस की बहुत, ये 99% ऑफ फॉरेनर्स को लगता है कि इंडियन फूड स्टिंक्स। ओके, ठीक है, तो अगर वो लोग इंडियन खाना खाते हैं, और ये इंडियन रेस्टोरेंट्स भी कुछ करते हैं, सारे नहीं करते, बट वहाँ पे ग्लव्स यूज़ करके खाना खाया जाता है इंडियन फूड, ताकि वो आपके फिंगर नेल्स के अंदर या हाथों में इंडियन खाने की खुशबू ना आए।
तो काफी वियर्ड है मेरे लिए बिकॉज मैं राजमा चावल हाथ से खाने वाला इंसान हूँ, तो वो फिर वियर्ड हो जाता है। ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। प्लस इंडियन, क्योंकि मैं इंडियन हूँ, आई थिंक मेरा कनेक्शन वेदर पॉप कल्चर है, सिनेमा है, म्यूजिक है, हर चीज बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, लिटरली इंडिया के पास बहुत सारी चीजें हैं। डांस को लेके देखें तो उसमें भी बहुत टाइप के डांसेस होते हैं। सिंगिंग में देखें तो काफी सारी तरह की सिंगिंग होती है, बहुत सी यूनिकनेस है। और हमने जैसे प्यार की बात की तो गांधी जी की भी बात कर लेते हैं। हाँ। मैं प्यार भी एक चीज और बोलने वाला था कि इसलिए क्योंकि इतनी सारी इंडिया के पास डिफरेंट चीजें हैं, तो आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो आप जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते आप इन चीज़ों के ऊपर बॉन्ड कर सको उनके साथ। yes. तो अगर आप अपने फॉरेन पार्टनर के साथ बॉन्ड नहीं कर पा रहे इन चीज़ों पे तो इशू है। अब ये भी हो सकता है कि मैं जिन लड़कियों से मिला वो ऐसी वो खराब ही थी, मतलब मैंने गलत ही लोग पिक कर लिए, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। क्योंकि कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी गर्लफ्रेंड्स फॉरेनर्स हैं, मेरी खुद की फ्रेंड्स हैं कुछ लड़कियां जो फॉरेन गाय को हाँ जो डेट करते हैं या इंडियंस को, बट उसमें रीजन ये कि दे आर रियली इंडल्ज्ड इन इंडियन कल्चर, तो उन लोगों को पसंद है इंडियन कल्चर, बट वो 1% में है, तो वो उधर इशू आ जाता है। प्लस जो इमोशनल अवेलेबिलिटी एक इंडियन वुमेन में है वो फॉरेन वुमेन में नहीं। मैं यही पूछने वाली थी, केयर करना, लाइक बेसिकली इंडियन गर्ल्स के अंदर एक चीज़ होती है केयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम 10% निकाल दें तो 90% लड़कियां ऐसी ही होती हैं जो कि केयरिंग होती हैं, बिल्कुल ठीक है, सपोर्टिव होती हैं। तो क्या वहाँ पे भी ऐसी गर्लफ्रेंड्स होती थी, लाइक अगर कभी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो या सैड हो तो बार बार पूछना कि आई यू ओके और समथिंग, ऐसा होता था क्या? वो तो आई थिंक हर जगह कॉमन है, हाँ हर जगह सेम है, वो सेम है। बट इंडिया की लड़कियां आर मोर बोल्ड एंड करेजियस एंड इंडिपेंडेंट कंपेयर टू वेस्ट में। ओके मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि वेस्ट की लड़कियों के जैसा बनो, बट ऐसा नहीं है। इंडिया में लड़कियां अगर आप वेस्ट में जाओगे तो आपको कभी हायर पोस्ट पे बहुत कम है कि आपको लड़कियां मिलेंगी। इवन अगर आप कॉर्पोरेट ऑफिस चेक करोगे कंपेयर टू इंडिया में ये बहुत कॉमन है। आपको इंडिया में बहुत सारा ज़्यादा मेजर बिजनेस ओनर्स हैं जो वुमेन है, वेस्ट में इतना नहीं है। तो इंडिया की वुमेन आर मोर बोल्ड, जो कि मेरे लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर इंडियन लड़कियाँ। बता देना नेक्स्ट गर्लफ्रेंड जब बनेगी तो साथ में बैठा के पॉडकास्ट कर लेंगे। अब हमने प्यार की बात की है तो गांधी जी की बात तो हुई जाए, बिकॉज इंडियन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना, और गांधी जी के बहुत सारे राज हैं। हाँ। अब मैं गांधी जी को कैसे देखती हूँ वो नहीं बता सकती मैं कैमरा पे, बिकॉज नोट उन्हीं के उस पे आती है, तो अब तो यूपीआई आ गया, नोट की जरूरत ही नहीं रखने की। यूपीआई आ गया, फिर भी स्टिल कुछ लोग हैं जो भड़क जाएंगे। पर्सनली मुझे गांधी जी कैसे लगते हैं वो मैं नहीं बताऊंगी, बट गांधी जी के कुछ ऐसे राज जो कि छुपाए गए हैं इंडियन से, और वो सच में राज ही थे, वो क्या थे? हाँ, कांग्रेस ने पूरा कोशिश करा कि वो कभी बाहर ना आए। हमें जो हिस्ट्री स्कूल में पढ़ाई गई वो बहुत स्पेसिफिक हिस्ट्री उन लोगों ने पढ़ाई ताकि वो लोगों को मैनिपुलेट कर सकें पावर में रहने के लिए। हाँ, सब चीज़ों के लिए। हमें चक्रा से जो बात शुरू हुई है तो गांधी जी को एज पोर्ट्रे किया था एज अ गरीब इंसान। यस राइट। अब जैसे मैं नहीं कह सकता कि मैं बहुत गरीब फैमिली से आता हूँ, बिकॉज मैंने बैचलर्स बाहर दूसरे कंट्री से करी है जो एक्सपेंसिव थी। तो मतलब ये भी नहीं है मैं बहुत रिच फैमिली से आता हूँ, मिडिल क्लास से आता हूँ। अब गांधी जी को गरीब आपने दिखाया जो उस जमाने में, पहले तो साउथ अफ्रीका पढ़ने गए और फिर वो कहते हैं कि वो बाद में गरीब बने। बट इसमें सरोजिनी नायडू ने एक बात कही थी, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं आप बताइए, कि गांधी जी उस टाइम पे बकरी का दूध पीते थे। बकरी का दूध पीते थे? वो सिर्फ बकरी का दूध पीते थे, मगर उस टाइम पे जो उनकी बकरी थी जो वो खाती थी वो सारे कैश्यू और नट्स होते थे, ताकि वो दूध ज़्यादा दे सके और ज़्यादा हेल्दी दूध दे सके। और उसकी वैल्यू उस जमाने में 10 रुपये एक दिन की होती थी। 10 रुपये उस जमाने जो टीचर्स की मंथली सैलरी भी नहीं थी उस जमाने में, सरकारी टीचर्स की। लिटरली। तो एक इंसान को गरीब दिखाने के लिए, और ये सरोजिनी नायडू ने खुद बोला है, उनको मैं कोट कर रहा हूँ कि जस्ट टू शो पोर्ट्रे गांधी एज अ पुअर, कांग्रेस हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। तो सिर्फ गांधी को गरीब दिखाने के लिए कांग्रेस बहुत सारा पैसा खर्च करती थी, ताकि वो एक लोकल कनेक्शन बना सके लोगों से। तो अगर इंडिया में किसी भी टाइम पे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करी गई थी तो वो सबसे पहले गांधी के ऊपर यूज की गई थी। तो एक तो उन्होंने गरीब दिखाया, दूसरा गांधी, अब मैं कुछ बोलूंगा और लोग भड़क जाएंगे, बट गांधी जी ने एक्चुअली अपनी वाइफ का मर्डर किया था।
व्हाट? हाँ, उन्होंने अपनी वाइफ का मर्डर किया था। यस, वो भी शौक में है एडिटर भी। गांधी जी ने मर्डर किया था क्योंकि 1944 में गांधी जी की वाइफ सीरियस थी और डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब की थी पेनिसिलिन। ठीक है। गांधी जी ने कहा था कि मैं वेस्टर्न मेडिसिन के सख्त खिलाफ हूँ, और उनका बेटा जाकर पेनिसिलिन ले भी आया था, बट गांधी जी ने उन्हें देने से मना कर दिया, ये कह के कि वो वेस्टर्न मेडिसिन को उनकी बॉडी में देना नहीं चाहते, और क्योंकि उनकी थोड़ी एज है वगैरह वगैरह। इतनी ज़्यादा एज भी नहीं थी गांधी जी से। तो गांधी जी ने उन्हें पेनिसिलिन नहीं लेने दी और वो मर गई। ठीक है। ठीक एक हफ्ते बाद गांधी जी को मलेरिया हुआ, बट उस टाइम पे उन्होंने पेनिसिलिन का नाम सॉरी ठीक एक हफ्ते बाद गांधी जी को मलेरिया हुआ। हाँ। और उस टाइम पे उन्होंने वेस्टर्न मेडिसिन ले ली। ओ, खुद के लिए वो रूल्स नहीं थे? खुद के लिए नहीं थे, तो और वाइफ के लिए थे। तो दैट मींस इट्स अ मर्डर ना, इट्स अनप्लान्ड मर्डर। इट्स हाँ, इट्स अनप्लान्ड मर्डर ना, टेक्निकली अ मर्डर। बट कोई मानेगा नहीं इस चीज को। बट कोई मानेगा नहीं इस चीज को। और ये आप मतलब पढ़ सकते हो, ये लाइक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। गांधी जी के बारे में तो बहुत सी बातें कही जाती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि गांधी जी के कैरेक्टर के ऊपर बहुत सवाल उठे, और उस दौर के लोगों ने ही सवाल उठाए हैं कि कहते थे कि गांधी जी इट्स अ महात्मा, वो बहुत ही ज़्यादा सतगुरु टाइप के थे। वो अपनी लाइक उनकी कहते हैं ना गांधी हो क्या, जो कोई बहुत सज्जन होता है तो गांधी हो क्या। लेकिन गांधी कैसे थे? लाइक कहते थे कि औरतों के साथ 24 घंटे रहना, वो औरतों के झुंड में रहना, सिर्फ औरतों को अफेयर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा बातें उड़ाई गई थी। हाँ, क्योंकि उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि, कहा नहीं जाता है, इन्होंने खुद लिखा अपनी बुक में अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा है कि अपना ब्रह्मचार्य टेस्ट करने के लिए वो नेकेड लड़कियों के साथ रात को सोते थे। हाँ हाँ, जस्ट टू टेस्ट हिमसेल्फ। यस यस। जिसमें कई बार वो फेल भी हुए, बट एनीवेज जस्ट टू टेस्ट हिमसेल्फ। मतलब उस दौर में ऐसी चीजें, हाँ, समझ लो आप उस दौर में। प्लस उसमें उनकी खुद की नीस भी थी, जो उस टाइम पे शायद 14 या 15 साल की थी। तो इस इंसान को हम आज भी अपना आइडियल मानते हैं, करेंसी पे हैं वो। यस। बट ये सारी चीजें कभी हमें बताई नहीं गई, नहीं बताई गई। और गांधी का खाली ये नहीं, गांधी ने और भी बड़ी अजीब सी चीजें करी हैं ऑब्वियसली करी हैं। और उन्होंने सिर्फ अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उन लीडर्स को छुपा दिया जिन्होंने एक्चुअल में हमारे लिए बहुत सी चीजें की थी। हाँ, भगत सिंह उनमें से एक है। हाँ। यस, भगत सिंह तो सच में, अगर वो लीडर होते तो आज कंट्री कुछ और होती, लिटरली होती, क्योंकि उन्होंने सिर्फ देश के लिए सोचा। वो देश के लिए, देशभक्ति के लिए बने थे, वो कुर्सी के लिए नहीं बने थे, जैसे कि नेहरू जी थे। हाँ। नेहरू जी ने तो कुर्सी के लिए कुछ भी कर दिया यार, तो देश बेच दिया लिटरली। भाई गांधी ने भगत सिंह के अगेंस्ट ये चलाया था कि वो वॉयलेंस के साथ है और मैं अहिंसा के साथ हूँ। हाँ। तो वो उनके अगेंस्ट सिर्फ इसलिए थे क्योंकि वो हिंसा के अगेंस्ट थे। बट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे गांधी जी ने एक्टिवली खुद गुजरात जाके फार्मर्स को रिक्रूट किया था कि वो अंग्रेजों के लिए जाकर युद्ध लड़े। ऑब्वियसली हाँ, कहानी है इसकी पूरी, है ना, ये पूरा रिटन डॉक्यूमेंट्स है इसके। ये है। तो वो खुद रिक्रूट कर रहे हैं कि आप दूसरों के लिए जाकर वॉयलेंस कर सकते हो, बट अगर कोई खुद के देश के लिए अगर वॉयलेंस कर रहा है तो वो गलत था। तो ये डबल स्टैंडर्ड से गांधी के थे, उन्होंने नहीं करा। हाँ, वो तो थे। वो उस टाइम पे जब प्याज नहीं होती थी तो उन्होंने अपनी पर्सनल प्याज स्टार्ट कर दी थी। सबकी थी पूरी कांग्रेस की इस टाइम पे, लिटरली भाई। मेरे को समझ में नहीं आता, आज के टाइम में भी बहुत सारे कांग्रेस सपोर्टर्स हैं, बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी हैं। जो यूथ है उनको आप ऐसे कौन से 5 टिप्स देना चाहोगे जब वो वोट डालने जाए तो उनके दिमाग में क्लिक हो? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं उनको ब्लेम नहीं करता कि कांग्रेस सपोर्टर हैं। मैं खुद आई वुड से बाय द एज 20-21 तक कांग्रेस सपोर्टर, हाँ, कांग्रेस सपोर्टर था। उसका रीजन ये था कि मैं वेल एजुकेटेड नहीं था इन चीज़ों के बारे में, एक्चुअल ट्रूथ के बारे में अवेयरनेस थी नहीं। हाँ, बेसिक अवेयरनेस थी। इसलिए कभी कोई अगर मेरा पुराना फेसबुक खोल के देख लेगा या मेरा पुराना ट्विटर अकाउंट खोल के देख लेगा तो उस पर प्रो कांग्रेस की बातें थोड़ी बहुत हुई भी होंगी, या फिर थोड़ी सेकुलर वाली बातें हुई भी होंगी। बट इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितना मैंने पढ़ा और फिर मैंने चीज़ों को समझना शुरू करा, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि ओ, ये तो एक ट्रैप में फंसा रहे हैं सिर्फ अपने पर्सनल गेन्स के लिए। ऑब्वियसली हाँ। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन यंग लोगों के लिए जो अब वोट करना शुरू करेंगे, कि आप सबसे पहले तो ये देखो कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपके रूट्स कहाँ से हैं। प्लस जिसको भी आप वोट कर रहे हो, क्या वो आपकी आइडेंटिटी के अगेंस्ट चीज़ें करने वाले हैं या फिर
आपके पर्सनल बेनिफिट और आपकी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए कुछ करने वाला है। बिल्कुल। नाउ कम्युनिटी में मैं कास्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन अ कम्युनिटी में मैं एज अ रिलीजन बोल रहा हूँ, जो कि बहुत लोग बोलते हैं कि रिलीजन के बेसिस पे वोट नहीं करना चाहिए, हम तो सेकुलर स्टेट है, करना चाहिए, बिल्कुल करना बट चाहिए। हम लोग सेकुलर स्टेट नहीं है एक्चुअली, बट हाँ तो ये बहुत ज़रूरी है। प्लस कौन सी गवर्नमेंट ऐसी है जो आपको लगता है कि आपके लिए स्किल्स डेवलप करेगी, रादर देन जो खाली वादे कर देगी हम और नौकरी लाएंगे, या फिर जैसे अभी चल रहा है कि बिजनेसेस अगर आप अपने स्टार्टअप्स करो तो कौन सी गवर्नमेंट ऐसी है जो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देंगी, जो कि कांग्रेस ने तो कभी दिया ही नहीं, वो अभी के टाइम पे हो रहा है, चर्चा भी नहीं की अभी। हाँ, इसलिए अभी आप देखोगे तो स्टार्टअप बूम चल रहा है इंडिया में इस समय, बहुत सारे लोगों ने स्टार्टअप किया है और ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे सक्सेसफुल भी हुए हैं इस चीज़ के अंदर। तो इन्होंने जो बात कही, आई होप आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, बिकॉज हम हमेशा इस बात को देखते हैं कि नहीं हमें नौकरी मिल रही है, नहीं मिल रही है, सड़कें बन रही है, नहीं बन रही है। अरे भाई, मिलेगी तो सबको ही मिलेगी, नहीं मिलेगी तो किसी को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप अपने पर्सनल कम्युनिटी के बारे में सोचिए कि आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, आपकी कॉम को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ये रियलिटी है और इसको जितना झुटलाना चाहो झुटला सकते हो, बट दिस इज द फैक्ट। तो कांग्रेस लाइक हिंदुओं के खिलाफ क्यों है? क्योंकि वो कुछ काम ऐसे कर देती हैं, कुछ बातें ऐसी बोल देती हैं, लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व उनको पसंद कम आ रहा है। सी, बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, राइट, बट वो हिंदुत्व के खिलाफ ऐसे है कि उन्होंने जितने भी अभी तक डिसीजंस लिए हैं वो सब मुस्लिम्स के फेवर में लिए हैं, और वो सारे डिसीजंस मोटा मोटा हिंदूज के खिलाफ है। तो अगर इवन कोई धर्म की राजनीति इंडिया में करता है, जो कांग्रेस हमेशा ब्लेम करती है बीजेपी के ऊपर कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, तो इसको एक्चुअल में शुरुआत इसकी कांग्रेस नहीं करी थी। बिल्कुल। कई सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता, बट 2014 के इलेक्शन से पहले, लाइक लिटरली कुछ दिन पहले, इलेक्शन कमीशन जब सब कुछ बंद कर देता है कि आप प्रचार नहीं कर सकते, उससे ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को दिल्ली के ऑलमोस्ट 129 प्रॉपर्टीज गिफ्ट दे दी थी, जिससे उनकी हो, हाँ, ताकि मुस्लिम कम्युनिटी प्लीज हो जाए और उन्हें वोट्स मिले। वो फिर भी वो हार गए, बट उन्होंने वो प्रॉपर्टीज जब गिफ्ट करी उसकी टोटल वैल्यू 20,000 करोड़ थी, और वो हमेशा पैसों का हिसाब मांगते हैं। हाँ, तो वो 20 और ये दिल्ली में कई मतलब नॉर्मल लोकेशंस पे नहीं थी, प्राइम लोकेशंस पे, लाइक पीएम ऑफिस के पास, जनपद पे, आपका सीपी में, इंडिया गेट के पास, तो इन सब जगहों के पास की सारी प्रॉपर्टीज उन्होंने वक्फ बोर्ड को फ्री में दे दी। ठीक है। वो तो शुक्र है कि बाद में बीजेपी आई और फिर ये केस कोर्ट में गया, अलग अलग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन इसको लेके कोर्ट में गई, और अब वो सारी ज़मीन वापस गवर्नमेंट कंट्रोल में आ गई। बट अब दोबारा से जो वक्फ बोर्ड है वो कोर्ट में चला गया, ये कह गया कि हमें मिल चुकी थी, ये ज़मीन हमें वापस चाहिए। तो कांग्रेस ने हमेशा से, ये तो खाली एक डिसीजन था, बट उन्होंने सारे लॉज भी इसी तरह से बनाए थे जो कि एंटी हिंदू लॉज थे। कांग्रेस ने एक लॉ ये बनाया था कि जिसके अंदर लेट्स से मैं ये कंटेंट बनाता हूँ, मेरे को रोज़ धमकियाँ मिलती हैं, ठीक है, तो अगर मेरे घर के बाहर एक मुस्लिम मॉब आ जाता है और वो मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है, और लेट्स से मेरे साथ 4-5 लोग हैं और वो 20 लोग थे, और हम लोग खुद को बचाने के लिए उन पर अटैक करते हैं वापस सेल्फ डिफेंस में, ठीक है, तो उनके लॉ के अकॉर्डिंग इसमें अगर कोई जेल जाएगा तो वो हम लोग होंगे, सेल्फ डिफेंस करने के बावजूद। हाँ, क्योंकि वो कम्युनल लॉ था जिसके अंडर ये है कि नो मैटर इस सिचुएशन में कौन कल्प्रिट है और कौन विक्टिम है, बट एक्चुअल में कल्प्रिट हमेशा वो माना जाएगा जो कंट्री के अंदर मेजॉरिटी में। ओके। तो ये भी एक वन साइडेड लॉ था। इसके अलावा उन्होंने वक्फ बिल का जो पूरा वक्फ बाय यूज़र बनाया, वक्फ बाय यूज़र में ये कहना है कि लेट्स से कोई यहाँ पे आके आपका कोई फ्रेंड है जो मुस्लिम है, और लेट्स से पॉडकास्ट करने एक गेस्ट आया और उसने उसके बाद कहा कि यार मेरे को नमाज पढ़नी है, एंड यू जस्ट टेल हिम कि हाँ आप उस वाले रूम में पढ़ लो या आप इस कॉर्नर में पढ़ लो, तो उसने नमाज पढ़ी और वो चला गया। एंड देन वो गेस्ट दोबारा आया लेट्स से एक हफ्ते बाद, और उसने कहा यार मेरे को दोबारा से नमाज पढ़नी है, आपने उसको पढ़ने दिया जस्ट बिकॉज आप सेकुलर हो, आप हिंदू हो, राइट, ये यूजुअली होता है। अब अगर ये थोड़ा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता रहा तो अब वो इंसान एज अ वक्फ बाय यूजर क्लेम कर सकता है कि ये जमीन उनकी है क्या, और आप इसके अगेंस्ट कोर्ट भी नहीं जा सकते थे। अब तो लॉ चेंज कर रहा है बीजेपी ने, ये तो काफी वियर्ड है भाई, लिटरली वियर्ड है। और इसके अंडर में अभी दिल्ली में भी यही हुआ है कि एक पूरी आपकी कम्युनिटी है
जो पार्टीशन के टाइम पे उस टाइम के पंजाब जो पाकिस्तान बन गया, वहाँ से इंडिया आके दिल्ली में सेटल हुई। वहाँ पर एक मस्जिद थी जो लोग बनाना चाह रहे थे, तो लोगों ने, हिंदूज ने वहाँ चंदा दे दिया क्योंकि हिंदू सेकुलर है। अब उनकी पूरी कॉलोनी वक्फ ने क्लेम कर लिया है कि ये सारी ज़मीन हमारी है, ठीक है, और उन्हें घर से निकाल रहे हैं। अब उन लोगों के पास, बेचारों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो कोर्ट केस लड़ सके, तो अब फाइनली उनको कुछ लॉयर्स मिल रहे हैं जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस दे रहे हैं, तो वो लोग कोर्ट में। भाई लिटरली अब इस बात से तो प्रूव होता है कि ये पार्टी कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट है शुरुआत से एंटी हिंदू। इवन नेहरू, हमने इसके बारे में थोड़ी देर पहले बात की, सॉरी मैं काट रहा हूँ, बीच में नहीं नहीं कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। इवन नेहरू ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है कि ही थिंक्स आइडियल वर्शिप इज स्टूपिड, ये मैंने कोट किया, इज इडियोटिक, कि मूर्ति पूजन जो है वो बेवकूफ़ी है और भगवान को मानना बेवकूफ़ी है। हाँ। और अगर और मेरी ये चाह है, बिकॉज ही सेड आई विश, मेरी ये चाह है कि मैं धर्म को कंप्लीट वाइप आउट कर दूं। तो ये इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर की आइडियोलॉजी थी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेम ही रही है। बट वो उन्होंने क्लेम करा उनको कि वो पंडित है। लाइक कांग्रेस अभी भी उनके सोशल मीडिया पे पोस्ट देखोगे अगर नेहरू के बारे में होता है तो वो पंडित नेहरू लिखते हैं। हाँ, लेकिन इनका पास्ट वैसे किसी को नहीं समझ में आता ही लिटरली कहाँ से है। बट अगर वो पंडित नेहरू क्लेम करते हैं, बट वो स्टिल सीक्रेसी में बीफ खाते थे। हाँ, नेहरू बीफ खाता है। हाँ, नेहरू बीफ खाता है, नेहरू बीफ खाता है, इसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी, नेहरू बीफ खाता है। नेहरू जब 56 में, आई बिलीव, हाँ 56 में वो यूएस गए थे अपने दौरे पे, उनके साथ इंदिरा गांधी भी गई थी। तो यूएस में क्या होता है कि रिटन डॉक्यूमेंट बनता है कि आपके मील प्रेफरेंसेस क्या रहेंगे। तो नेहरू ने कहा था, इन पब्लिक बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजन्स आई ओनली ईट वेजिटेरियन फूड, बट प्राइवेट लंचेस में आई प्रेफर टू हैव स्कॉच एंड फिले मिनियन। Oh my God, नेहरू भी बड़ा हाँ, और इंदिरा गांधी का भी सेम मील प्रेफरेंस था। अब फिले मिनियन जिन लोगों को नहीं पता, तो वो गाय की स्पाइन के अंडर का मीट होता है और एक बहुत एक्सोटिक मीट होता है, तो उसके लिए आपको टेस्ट डेवलप करना पड़ता है अगर आपको खाना है। Oh my God, मतलब बीइंग अ पंडित जो क्लेम करती है उनकी पार्टी, और आप गाय और आप ये खाते हो। और कई लोग इसे बोलते हैं कि वो उनकी पर्सनल लाइफ है, उससे क्या लेना देना आपको। बट अगर आप एक देश के प्राइम मिनिस्टर हो और आप उन लोगों को लीड कर रहे हो जो 100 करोड़ हो चुके हैं, बट हिंदू कम्युनिटी को जो मेजॉरिटी में है, तो आप उन्हीं के अगेंस्ट ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली अगर वो पंडित हैं या थे भी, तो उनके भी अपने लॉज होते हैं, जैसे ये मुस्लिम्स के होते हैं वैसे पंडितों के भी होते हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं खानी, हम ये नहीं कर सकते। इवन तो चुटिया आजकल फैशन में लोग कटवा लेते हैं, लेकिन चुटिया का बहुत बड़ा चलन था एक टाइम पे। तो वो सारी की सारी चीजें उनको फॉलो करनी थी, और उन्होंने हमारे लाइक सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ किया उस टाइम पे। हाँ, नेहरू ने तो बहुत बारी करा है, इवन इंदिरा गांधी ने भी करा है कि जब सेम चीज जब बहुत सारे साधु संत दिल्ली के अंदर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे फॉर सेविंग गौ रक्षा के लिए, उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार ने वहां पे सिर्फ, यूजुअली प्रोटेस्ट में क्या होता है, बीजेपी क्या करती है जब अभी इस पे ब्लेम करते हैं कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उन्होंने लाठी चार्ज करवा दिया, राइट, जो कि इतना होता भी नहीं, ये वर्स्ट केस सिनेरियो में नॉर्मली प्रोटेस्ट चलता है, चलते रहने पुलिस वाले बोलते हैं कि हाँ चले जाओ। कांग्रेस ने तो लाठी चार्ज, हम लोग बच्चे थे जब हमने देखा कि हमारे लाइव एग्जांपल, बट उन्होंने उस टाइम पे जो साधु संत गौरक्षा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर लिटरली गोलियां चलवाई थी। oh my God. और संत मारे गए थे हमारे। हाँ, और उन्होंने रातों रात लाशें उठाकर, जिनकी संख्या हजारों में बोली जाती है, कांग्रेस का ऑफिशियल क्लेम था कि 8 साधु मरे, बट उन्होंने वो सारी लाशें रातों रात उठाकर उन्हें छुपा दिया था। बट ये सब कांग्रेस ने किया, और फिर वो कहते हैं कि ये लोग एंटी हिंदू नहीं है। और राहुल गांधी जी का तो एक स्टेटमेंट भी था अभी रिसेंट में, उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया, स्टेज पे खड़े होकर स्टेटमेंट पास किया कि ये मोदी चाहता है कि हिंदू मुसलमान जाति को खत्म कर दे। भाई मैं ये कह रही हूँ, आज के टाइम में जितने भी मीम्स पेज है ना, जितने भी बड़े बड़े कॉमेडियंस है ना, वो फेल है राहुल गांधी के सामने। I mean, बेचारों की दुकान राहुल गांधी की वजह से चल रही है। और राहुल गांधी ना हो तो फिर बीजेपी जीतेगी कैसे? बिल्कुल। जिस दिन राहुल गांधी कांग्रेस से चले गए, बीजेपी शायद हाँ मुश्किल में आ जाए, क्योंकि भाई वो ऐसा कार्टून है, उस कार्टून की वजह से ही इनकी दुकान चल रही है। इवन तो समटाइम्स तो पार्लियामेंट में मोदी जी और अमित शाह उसकी बातें सुन के हंस रहे होते हैं। हाँ। कि भाई तू बोल क्या रहा है, कुछ तो कोई सेंस नहीं है उनकी बातों का, सेंसलेस बातें करता है भाई। उनके उसके बारे में तो ये भी फेमस है राहुल गांधी के बारे में कि उन्होंने काफी सारी कंट्रीज में बच्चे
बच्चे करे में, इसका मैंने कभी पढ़ा नहीं, मैं रिसर्च करूंगा इसके ऊपर, प्रॉब्ली करनी चाहिए रिसर्च इसके ऊपर भी ना। आपके हिसाब से जो हिंदुत्व है, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उनको अपना हिंदू धर्म सेव करने के लिए, या जो अपने आप को सेकुलर भी कहते हैं, तो उनको अपना माइंडसेट कुछ इस तरह से करने के लिए ताकि वो खुद को भी प्रोटेक्ट कर सके, तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बेसिकली? आई थिंक सबसे पहले तो हमें सेकुलर होना बंद करना पड़ेगा, वो स्टेप 1। yes. क्योंकि रिलीजन कभी सेकुलर नहीं हो सकता, कंट्री सेकुलर, आपका कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर हो सकता है, बट इंडिया में ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम ये कर दिया गया है कि आपका देश सेकुलर नहीं है, हिंदू सेकुलर है। ठीक है, लोगों को इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है हिंदूज को कि साउथ में आपका टेम्पल्स जो हैं वो कंट्रोल गवर्नमेंट कर रही है। yes. आपका पैसा जो आप वहाँ पे चंदा चढ़ा रहे हो उसका टैक्स आ रहा है। yes. और वहाँ पे गवर्नमेंट अपॉइंट भी कर रही है हिंदू टेम्पल के अंदर नॉन हिंदूज को। yes. जैसे अभी केदारनाथ पे रिस्ट्रिक्शन लगी, तो क्या ये हो सकता है कि जामा मस्जिद में कोई हिंदू पंडित को अपॉइंट कर दो या किसी फेमस चर्च पे कर दो? ये नहीं होता, नहीं होता। बट हिंदूज को सिर्फ सेकुलर की पट्टी पढ़ा के ये सब किया जा रहा है। फिर उस चंदे से जो आपके कॉलेजेस बन रहे हैं, उस कॉलेजेस में आपको रिजर्वेशन भी देनी है, बट जो माइनॉरिटीज़ के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, उनको किसी भी मुस्लिम या क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन को रिजर्वेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो 50% बच्चे उनके खुद के पढ़ते हैं, 50% में कुछ रूल्स हैं जो कि वो मानते नहीं, सारे उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। yes. और फिर क्या होता है कि जो अभी यहाँ पे हुआ था जम्मू में, कि वो बच्चे वहाँ पे डॉक्टर्स मुस्लिम बच्चे गए वहाँ पे पढ़ने गए और फिर उन्होंने वहाँ से पढ़ाई करके दिल्ली में अटैक करा दिया। तो ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि सेकुलरिज्म का वो आपको पाठ पढ़ा रहे हैं सिर्फ अपने पर्सनल गेन्स के लिए, yes. एक कम्युनिटी को खुश रखने के लिए। सेकुलर बोलते बोलते उन्होंने वक्फ बोर्ड को इतनी ज़मीन दे दी कि वो इंडिया की आज 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनर है। वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा है कि किसी भी स्टेट की इकोनॉमी से ज़्यादा पैसा है कि वो इंडिया को कभी भी हिला सकते हैं। तो धीरे धीरे वो कवर अप कर रहे हैं, लाइक वो चढ़ रहे हैं हम पे, अगर देखा जाए तो कब्जा करने की प्लानिंग हो रही है। मतलब वो माइनॉरिटी कहते हैं कि वो माइनॉरिटी है, बट अगर सही में माइनॉरिटी है तो फिर कश्मीरी पंडित्स को कश्मीर से क्यों निकाला? yes. इंडिया में तो हिंदूज की मेजोरिटी है ना, मगर कश्मीरी पंडित्स को हटा, वहां से भागना पड़ा, वो तो अभी भी वापस नहीं जा पा रहे। उनके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। अभी जो पहलगाम अटैक हुआ, अगर हमारे देश में मेजोरिटी है हिंदूज की, तो फिर क्यों उन्होंने सीधा हिंदूज को चुन चुन के मारा? स्पेसिफिकली पूछ के, हाँ, कि आप हिंदू। एंड अगेन सेम चीज, लोगों को हिस्ट्री पढ़नी जरूरी है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे वो लोग भी माइनॉरिटी थे, फिर भी उन्होंने सबको कंट्रोल करा, माइंड्स के साथ गेम खेला। हाँ, जब मुगल्स इंडिया में आए या मुगल से पहले और भी इस्लामिक इन्वेडर्स आए तो उन सब ने भी कंट्रोल करा और वो सब भी माइनॉरिटी थे। yes. सिर्फ फर्क इतना है कि वो लोग ऑर्गेनाइज्ड हैं और हिंदूज को ये लोग ऑर्गेनाइज होने ही नहीं देना चाह रहे। yes. तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करो, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। हाँ, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखो, आपस में इतना भेदभाव मत करो जो पॉलिटिक्स इंडिया में चाहती है कि आप करो, ताकि आप एक वोट बैंक बन जाओ rather देन अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के ऊपर प्राउड फील कर सको। बिल्कुल। अभी आपने न्यूज़ देखी, रिसेंट की न्यूज़ में बताया गया है कि 4 धाम की यात्रा अब सिर्फ हिंदूज ही कर सकते हैं, अब कोई भी अलग कास्ट के लोग अलाउ नहीं है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या कोई पॉलिटिशियन हो, लेकिन अगर वो हिंदू नहीं है तो 4 धाम यात्रा नहीं कर सकता। तो ये ज़रूरी है क्योंकि उनकी सेफ्टी का क्या होगा फिर? yes. राइट, जो कश्मीर में हुआ फिर वो 4 धाम के टाइम पे भी हो सकता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। इवन हरिद्वार में घाट्स जो हैं उस पर भी यही कर रहे हैं कि आइडेंटिफाई होना चाहिए कि अगर आप हिंदू हो आप तभी जा रहे हो, क्योंकि फिर आपका रीज़न क्या है ना वहाँ पे जाने का। इतनी सारी डील्स आती हैं, इतनी सारी डील्स आती हैं जहाँ पे दूसरे ही छोड़ दो, मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ, मुस्लिम्स यूरिनेट कर रहे हैं मंदिर के अंदर ऑन पर्पस और उसकी रील्स बना के वो वायरल कर रहे हैं। तो अगर इन चीज़ों से बचाने के लिए सिर्फ यही एक तरीका है। और आपको साउथ के एक्स चीफ मिनिस्टर इस बात पे कहते हैं, जो क्रिश्चियन है, कि वाई डज दे आस्क द रिलीजन बिफोर गोइंग टू हिंदू टेम्पल। ये उनकी स्टेटमेंट थी कि हिंदू टेम्पल में जाने से पहले वो क्यों लोगों का धर्म पूछ रहे हैं, क्यों नहीं पूछेंगे? बट वो अभी खुद को इंडिया में कांग्रेस बोलती है कि वो सेकुलर है। तो अगर देश सेकुलर है तो उनको धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो वो कौन होते हैं बताने वाला कि मंदिर में कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता? बिल्कुल। वो मंदिरों की अपनी डिसीजंस है बनाने के लिए, बनाई जाएंगी। हाँ। अगर किसी को आना है तो भाई कन्वर्ट हो जाओ आप,
हाँ, मतलब अगर मैंने कभी ट्राई नहीं किया मस्जिद में जाने का, बट मैं जानता हूँ जिन लोगों ने किया, और अगर आप मस्जिद के अंदर जा रहे हो तो वो आपसे पूछते हैं आपका रिलीजन क्या है, और फिर वो उनके ऊपर आई आउट रखते हैं कि अंदर जाके कर क्या रहा है। Yes. तो सिर्फ पर्सनल सेफ्टी रीजन से कि जो अंदर भक्त बैठे हैं या जो भी चल रहा है, पीस मेंटेन करने के लिए अगर वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन हिंदू है कौन नॉन हिंदू है, तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। हमेशा जब भी बात होती है इन दोनों, लाइक स्पेशली ये दो कौम, हिंदू और मुस्लिम्स, हमेशा जब भी इनकी बात होती है तो एक चीज़ आती है कि हिंदू दबा रहे हैं मुस्लिम्स को ना, बेचारे वो परेशान हैं, उनको तो यहाँ पे सेफ फील नहीं हो रहा है इंडिया में, इंडिया बिल्कुल सेफ नहीं है मुस्लिम्स के लिए, इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, इंडियन गवर्नमेंट हमें मार रही है। इवन दो योगी के लिए तो एक रील भी वायरल हुई थी जिसमें वो बंदा कहता है योगी तो बहुत मतलब गंदी बात बोलता है योगी के लिए, फिर वो बोलता है अरे भाई ये वीडियो मत डाल दियो, मेरी लट पड़ेगी, मेरे ऊपर बुलडोजर चला देगा। तो वो लोग ना पूरे वर्ल्ड को ऐसा बताना चाह रहे हैं कि हम बहुत अत्याचार झेल रहे हैं यहाँ रह के, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम मौज मार रहे हो, बॉलीवुड पर आज तुम कर रहे हो ठीक है। अगर तुम म्यूजिक इंडस्ट्री की बात कर लो, एक से एक दिग्गज बैठा है वहाँ पे, ठीक है। अगर तुम बिजनेस की बात कर लो, बिजनेसमैन्स भी हैं भाई, तुम क्या चाह रहे हो हमसे, चाह क्या रहे हो। और ये चीज़ इंडियंस को समझनी चाहिए और स्पेशली हिंदूज को समझनी चाहिए कि देख के प्यार करें, क्योंकि लव जिहाद आज भी जिंदा है। लव जिहाद तो होता है बहुत ज़्यादा। अभी रिसेंटली ट्रेनर्स पकड़े गए हैं जो कि हिंदू लड़कियों को प्लस जो यंग मैरिड वुमेन थी उन लोगों को डेट्स पे लेके जा रहे थे, फंसा रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, फिर कन्वर्ट करवा रहे थे। तो ये सब बहुत ज़्यादा होता है। प्लस मुस्लिम खतरे में कहाँ है हमारे देश में, और वो मुस्लिम जो कहते हैं कि वो खतरे में है, तो अगर उन्हें इतना ही माइनॉरिटी के एज अ मुस्लिम आइडेंटिटी एक साइड में रख दो, अगर तुम्हें लगता है कि माइनॉरिटी के साथ अत्याचार हो रहा है, तो फिर जब बांग्लादेश में हिंदूज के अगेंस्ट हुआ तो उन लोगों ने क्यों नहीं कुछ बोला? वहां तो बोलना ही नहीं है। हाँ, उन्हें सिर्फ अगर फलस्तीन में कुछ हो रहा है, पैलेस्टाइन जो यहाँ पे बोलते हैं हम लोग, पर अगर पैलेस्टाइन में कुछ हो रहा है सिर्फ वो लोग तभी प्रोटेस्ट करते हैं। इवन रिसेंटली अभी ईरान में जो हो रहा है, और वो लोग ले में आई बिलीव प्रोटेस्ट कर रहे थे इस बात पे कि जो मासूमों को मारा जा रहा है उनके लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, जो उन्हें मार रहे हैं मुस्लिम्स वो उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। भाई साहब, तो फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे रिलीजन में हम लोगों को कंट्री से प्यार पहले है, yes. फिर हम लोग रिलीजन को रखते हैं। बट बाकी रिलीजन्स में उनको अपने रिलीजन से प्यार पहले है, वेदर इट्स इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है, कोई भी है, पहले उनके लिए रिलीजन है, उसके बाद कंट्री है, और यहीं पे ही पूरा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यस, क्योंकि वो चाह रहे हैं खुद को दिखाना, खुद को आगे बढ़ाना। और अगर उन्हें इतना ही इस्लाम पसंद है तो आई मीन मल्टीपल कंट्रीज हैं जहाँ पर इस्लामिक नेशंस है, वो वहाँ पे जाके रह सकते हैं। हाँ, बट वो नहीं रहना चाहते क्योंकि वहाँ पे शरिया लॉज है, और उनकी ऐसी तैसी हो जाएगी वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जितनी भी योजना आती है इंडिया में जो गवर्नमेंट दे रही है, भले वो स्कूल की दे रही है, भले वो खाने की दे रही है, या वो घर की देती है, वो कभी भी उसमें रिलीजन देख के लोगों को फैसिलिटी नहीं मिलती। वो मुस्लिम्स को भी मिल रही है, जो एक गरीब मुसलमान को मिल रहा है वो गरीब हिंदू को भी मिल रहा है, सेम चीज मिल रही है। तो उन्हें वो अगर सही में इतनी प्रॉब्लम है तो फिर वो जा सकते हैं। हमारे साइड में पाकिस्तान है, राइट साइड में बांग्लादेश, उनके पास ऑप्शंस खुले हुए हैं कहीं भी जाकर। अभी आप खतरे से गिर गए हो, आपको पता है? मैं शुरुआत से ही था, मेरे को जब डेथ थ्रेट्स आए थे मैं तभी जान गया था अब खतरा है क्योंकि आज मतलब लाइक बहुत सारे गेस्ट आते हैं लेकिन इतना ओपनली कभी भी किसी ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। हाँ, तो इसके पीछे में भी आपकी नॉलेज रही है, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट की है जिसकी वजह से आप इतने कॉन्फिडेंट हो पाए हैं इस तरह के स्टेटमेंट्स को पास करने के लिए। इट्स वियर्ड क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, यस, कि मेरे को कोई बचा लेगा बट आई थिंक ये हाई टाइम है जिसपे इस बारे में बात होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग बात नहीं करेंगे तो आई वुड से हार्डली 150 साल हैं जब एक्चुअली में हिंदुइज्म जो है वो खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। यस, क्योंकि क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हो रही है, हमने देख लिया पंजाब में क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो चुका है, और साउथ में क्या हो रहा है, और इस्लाम जिस तरह से स्प्रेड हो रहा है। प्लस ये सिर्फ इंडिया में नहीं कर रही, ये हर कंट्री में हो रहा है, राइट? आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाके देख लो, सेम इशू है इस्लाम का। भले वो ऑस्ट्रेलिया में अभी टेरर अटैक हुआ, इंडिया के अंदर अभी टेरर अटैक्स होते रहते हैं, इवन उनके खुद के देश पाकिस्तान में शिया सुन्नी आपस में एक दूसरे पर बॉम्ब ब्लास्ट करते रहते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम इस बारे में कोई तो बात करें,
करनी चाहिए बट वर्स्ट केस सिनेरियो क्या ही हो जाएगा, नहीं हो इवन उन लोगों को करनी चाहिए जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो उनसे इन्फ्लुएंस होती है, लेकिन कभी भी कंगना रनावत को छोड़ के हाँ कोई भी सेलेब इतना ओपन अप नहीं होता कंट्रीज को लेके, रिलीजन्स को लेके, कभी भी नहीं। इकलौती वही है जो हमेशा ओपनली बोलती है, यस शी इज वोकल, क्योंकि आपको मार देंगे ना, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने भी खतरा झेला था काफी अच्छा खासा। आई मीन रिसेंट ईयर्स में, पिछले अगर 4 साल का भी हम उठाएं तो आपका रिंकू शर्मा है, अमित त्रिवेणी, आई थिंक हिज नेम वाज अमित त्रिवेणी, ऐसी नाम है, और बहुत सारे मेरे पास एक लिस्ट पड़ी है, बहुत सारे नेम्स ऐसे हैं जिसको मुस्लिम मॉब ने लिंच कर दिया था बिकॉज ऐसी बातें करने जो हम अभी कर रहे हैं। तो खतरा खाली मुझे नहीं है। मुझे भी है तो ये काट देना जो नहीं डालना। नहीं काटूंगी मैं, काटना क्यों है, जस्ट अ फीलिंग और एक्सप्रेशन, और जो कि रियलिटी है वो ही बताया है हमने, और हम किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे स्पेसिफिकली, हम सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं। आई मीन मेरा इस्लाम रिलीजन से कोई इतना नफरत नहीं है, बट जो लोगों ने उसको रेडिकलाइज किया हुआ है अभी, जो एक्सट्रीमिस्ट है उस रिलीजन के अंदर, उससे इशू है। मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे लोग उसमें खुद भी नहीं जानते कि उनसे कराया क्या जा रहा है एक्चुअली। बहुत सारे लोगों को रियलिटी नहीं पता इस्लाम की, कि एक्चुअल इस्लाम कहता क्या है। और जैसे एक मूवी आई थी अभी रिसेंट में यार, यामिनी गौतम की मूवी थी ना 3 तलाक के ऊपर, उस मूवी में कितनी अच्छी तरीके से समझाया गया इस्लाम क्या है। ठीक है, आई मीन ऑनेस्टली इस्लाम में बहुत सारी गलत चीजें भी हैं। हाँ, तो नहीं बहुत सारी गलत चीजें हैं, लेकिन वो जो 3 तलाक वाला स्टेटमेंट था उनका, कि तो फिर उसने बताया ना कि भाई ऐसा तो इस्लाम में नहीं लिखा जो तुमने किया मेरे साथ, और फिर उसके लिए कितनी बड़ी जंग लड़ी। 3 तलाक वाला कितना अच्छा लॉ लेकर आए भाई बीजेपी पार्टी, यस, बिकॉज क्योंकि बहुत सी औरतें पीड़ित थी इस चीज से। और फिर भी वो कहते हैं कि बीजेपी मुसलमान के अगेंस्ट है, नहीं है, मुस्लिम वुमेन को लिबरेट करने का सबसे बेस्ट लॉ दिया है उन लोगों ने। बिल्कुल। हाँ, आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि आपने जर्नलिज्म की है, yes. तो हमेशा जब भी इंडियन मीडिया की बात होती है कि इंडिया की मीडिया कैसी है, तो इंडिया की मीडिया बिकी हुई है, ऐसा स्टेटमेंट निकल के आता है। हाँ. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सारे वर्ल्ड की मीडिया बिकी हुई है। अगर आप बाहर जाके देख लो तो CNN एक साइड की न्यूज़ दिखाता है, इंडिया में अगर आप देख लो तो इश्यू क्या है कि जहाँ पे भी मीडिया चल रहा है ना, उसको एड्स चलाने हैं। अब जहाँ पे तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे एड्स के ऊपर। अब जो एड्स उन पे चल रहे हैं वो बिजनेसेस ओन्ड होते हैं। अब मेजॉरिटी बिजनेसेस इंडिया में या किसी भी दुनिया में कहीं पे भी कोई बिजनेस चल रहा है तो यू आर पॉलिटिकली कनेक्टेड। चाहे आपको टेंडर्स के टाइम पे आप पॉलिटिशियन से मिलो या फिर आप लोकल पॉलिटिशियन से मिलते हो, क्योंकि आपके काम बहुत सारे होते हैं, आप सेम इवेंट्स पे होते हो, तो आप जानते हो एक दूसरे को। तो जब वो एड्स टीवी पे चल रहे हैं, अब जिन चैनल्स पे वो एड्स चल रहे हैं, तो टेक्निकली पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रोल कर सकती है फंडिंग। ओके, इस चक्कर में मजबूर हो जाते हैं वो, इस चक्कर में इन अ वे मजबूर हो जाते हैं। बट सिंस यूट्यूब आ चुका है, हाँ, तो अब इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म ज़्यादा हो गई है। बट फिर भी इफ़ यू सी इशू ये है कि अगर अब जैसे हम राइट विंग फेवर में बात कर रहे हैं, ठीक है, राइट, तो अब हमें वो बिका हुआ बोलेंगे, ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इशू है। तो किसी भी जगह पे अगर आप किसी की आइडियोलॉजी से अगेंस्ट में बात कर रहे हो, तो उनके लिए लोगों का रैशनल थिंकिंग ये नहीं है कि वो सुन लेते हैं क्या पता सच सही बोल रहे हैं और फिर डिसाइड करते हैं, बट वो इंस्टेंटली बोल देंगे कि ये तो बिका हुआ है, ये गोदी मीडिया के हैं, तो हम लोग को शायद गोदी मीडिया बोल देंगे, मेरे को कमेंट सेक्शन में अनभक्त बोलते हैं। और सेम चीज़ अगर कोई लेफ्ट वाली बातें कर रहा है तो इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग देम, तो वो उनको सीधा बोल देंगे ये तो चमचा है, राइट। तो ये सब चलता है, तो कोई लॉजिकली नहीं समझ रहा है किसी चीज को। जैसे रेप केसेस की बात होती है तो इंडिया में क्या है ना, रेप केसेस के ऊपर काफी ज्यादा हुआ हो जाता है, लाइक बताते हैं कि ये है इन डिटेल बताते हैं, पूरे टाइम वो ही हेडलाइन बन जाती है कि ऐसा हुआ था स्टेट में इस लड़की के साथ। ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव चीज है और इसको मुझे नहीं लगता कि न्यूज में बताना सही चाहिए। हेल्प पर्पज से अगर आप करना चाह रहे हैं कि उसको हेल्प मिल जाए, उस फैमिली को हेल्प मिल जाए, दैट इज ओके। बाहर की कंट्रीज में कभी भी वहाँ पे भी रेप रेशो है, ऐसा नहीं है, हर कंट्री में एक रेप रेशो होता है, पर वहाँ ये चीज़ हिडन है ताकि उनकी इमेज खराब ना हो किसी और कंट्री में, इसलिए वो इस चीज़ को हिडन रखते हैं। तो शायद हमारी मीडिया को भी थोड़ा इस चीज़ में पोलाइट होना चाहिए, क्योंकि फैमिलीज के साथ वो ऐसे क्वेश्चंस कर देते हैं। बिल्कुल, फैमिली के फेसेस भी दिखा देते हैं, लड़कियों के भी फेसेस रिवील नहीं करने चाहिए। अगर हेल्प करना है तो आप किसी भी रैंडम नाम के साथ कर दो, बट ऐसे रिवील करके मत करो। इंडिया में ड्रामेटाइज कर देते हैं, वो प्रॉब्लम ये है, क्योंकि वो बिकता ज्यादा है। एंड आई थिंक उसमें टीवी सीरियल का फॉल्ट है कि वो इतना ड्रामेटाइज करा उन्होंने इस चीज़ों को और इंडियन ऑडियंस हुक्ड है उसके ऊपर। तो उन्हें पता है कि किसी भी चीज़ को ड्रामेटाइज करे तो वो ज़्यादा बिकता है। इवन
आई थिंक अब मेरे को याद नहीं, मैंने बहुत पहले देखा था कि कोई फॉरेन प्रेसिडेंट इंडिया में आए हुए थे, एंड देन यूजुअली स्टूडियो के अंदर क्या होगा कि आप जर्नलिस्ट खड़ा है और नीचे सिर्फ अगर हेडलाइंस चल रही है उतना बहुत है, बट वो जर्नलिस्ट आई थिंक हेलीकॉप्टर के अंदर बैठी हुई थी, एक एनिमेटेड, और वो हेलीकॉप्टर उतर रहा था। हाँ, मैं समझ गई वो जर्नलिस्ट के बारे में। हाँ, एक ही चैनल है वो। मेरे को याद नहीं है कौन सी जर्नलिस्ट है वो, तो मेरे को ये भी नहीं पता वो लेफ्ट विंग है कि राइट विंग है, बट मैं इन जनरल बताना चाह रहा हूँ कि वो कितना ड्रामेटाइज कर देते हैं चीजों को। वो एक ही चैनल है, वो काफी पॉपुलर चैनल है और नंबर 1 चैनल है। नाउ यू गेट माय पॉइंट। ओके, उसी में एक जर्नलिस्ट है। हाँ, उसी में हेलीकॉप्टर और चॉपर वगैरह हैं। हाँ, खुद के ये सब दिखाने। एनिमेटेड वाले ना, एनिमेटेड वाले भी रियल भी हैं। नहीं मैं रियल वाले की बात नहीं कर रहा। अच्छा, एनिमेटेड वाली हाँ, कि बहुत गंदा एनिमेशन में वो हेलीकॉप्टर में कोई बैठा हुआ है। ओके, गॉट इट। तो शायद वो तो कोई बहुत सारे जर्नलिज्म को लेके मीम्स बनने लगे हैं यार। हाँ। पहले एक टाइम ऑफ पीरियड था जब इसकी बहुत रिस्पेक्ट थी। बिल्कुल। अगर आप बता रहे हो किसी को कि आप जर्नलिस्ट हो तो भाई लोग रिस्पेक्ट करते थे कि भाई ये सोसाइटी का, हमें यार चौथा स्तंभ बोला गया है, तो सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन अब नहीं। लेकिन एक चीज जो अभी भी कॉमन है इंडिया में, वर्ल्ड वाइज अभी भी न्यूज़पेपर इतने सर्कुलेशन नहीं है। न्यूज़पेपर एंड हो चुके हैं पूरी दुनिया में। लोग मैगजीन्स पढ़ लेते होंगे लेकिन न्यूज़पेपर एंड हो चुके हैं। लेकिन इकलौता कंट्री यही इंडिया है जहाँ पे आज भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इट्स लाइक अ कल्चर। हाँ, रीडिंग भी कल्चर इंडिया में बहुत ज्यादा है कंपेयर्ड टू एनीवेयर। यस। और मेरे, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ इसमें, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एक और रीजन है न्यूज़पेपर पढ़ने का कि हमारे जो ओल्डर जनरेशन है दे स्टिल are not that active on सोशल मीडिया या स्मार्टफोन्स। यस। तो उन लोगों के लिए न्यूज़पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस न्यूज़ पढ़ना इज स्टिल बेटर, या फिर हिस्ट्री पढ़ना मूवीज़ देखने या न्यूज़ देखने से ज़्यादा, क्योंकि आपको वो टाइम देता है साथ में प्रोसेस करने का इन्फॉर्मेशन को। yes. और आप फिर खुद डिसाइड कर सकते हो कि यार ये सही है या नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि न्यूज़ का काम ये बताना नहीं है आपको कि ये सही है, उनका काम ये बताना है कि ये हो गया है। yes. अब आपका डिसीजन है कि ये सही है या गलत है। आप किस पॉइंट से देखना चाहते हैं इस न्यूज़ को। बिल्कुल। बट वो चेंज हो चुका है सारा। तो आपने जर्नलिज्म करने का कैसे सोचा? वेल, जर्नलिज्म मेरा मेजर जर्नलिज्म नहीं था, तो मैं गया था कंप्यूटर साइंस करने। मेरे को पता चल गया मुझे ये नहीं करना, तो फिर मैंने सोचा कि अलग अलग इलेक्टिव्स ले सकते थे उस टाइम पे, तो मैंने अलग अलग क्लासेस लेने शुरू करी। तो मेरे को पहले मार्केटिंग में इंटरेस्ट था, तो मार्केटिंग के इंटरेस्ट में मैंने मार्केटिंग की क्लासेस ली। फिर उसमें क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग भी बूमिंग आ रहा था उस टाइम पे, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग की भी थोड़ी क्लासेस ली। तो अब जब आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ते हो तो आपको कैमरा टेक्निक्स पढ़नी पड़ती है, आपको वीडियो एडिटिंग पढ़नी पड़ती है, आपको स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़नी पड़ती है। बट जब मैं ये कर रहा था तो ये बहुत सारी क्लासेस ओवरलैप हो रही थी जर्नलिज्म से। तो फिर कुछ क्लासेस बच रही थी, जैसे रेडियो की क्लासेस हो गई, जिसमें आपको बताते हैं कि माइक कौन कौन से होते हैं, कैसे आपको वॉइस मॉड्यूलेट करनी है, वो सब। रेडियो की हिस्ट्री भी पढ़ाई थी, लेकिन हमारे टाइम पे पता नहीं है आप। अब वहाँ पे दूसरी हिस्ट्री थी, इंडिया की हिस्ट्री नहीं थी, इशू ये था। अच्छा, ओके, ये बाहर की बात हो रही है। नहीं, इंडिया में रेडियो की प्रॉपर हिस्ट्री पढ़ाई गई थी। लेकिन मेरे को इंडिया की हिस्ट्री पता है रेडियो की, और एक चीज जरूर पता है जो लोगों को नहीं पता होगा, आई एम श्योर आपको भी नहीं पता होगा, कि नेहरू ने, मैं वापस आ गया हूँ घूम फिर के, नेहरू ने लता मंगेशकर के भाई को, वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे, उनको वहां से निकलवा दिया था, जस्ट बिकॉज, और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, ठीक है, मन से नहीं बना रहा हूँ अगेन, जस्ट बिकॉज उन्होंने सावरकर जी की एक पोएम पर एक म्यूजिक कंपोज कर दिया था। ओह माय गॉड, इतना हिटलर तो नेहरू भी था भाई। हाँ, तो वो लोग कभी नहीं चाहते थे कि वो हिंदू आइडियोलॉजी जो है वो आगे बढ़े। तो वो उस टाइम से इतना कुछ चलता आ रहा है। इतनी बड़ी दिक्कत या परेशानी तो नहीं आनी चाहिए, बिकॉज उन्होंने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया था जिससे पूरे इंडिया की तख्ता पलट हो जाती है, समथिंग। आई मीन फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना। यस। तो उन्होंने एक पोएट को, जिनका नाम सुल्तानपुरी था, उनको जेल भेज दिया था बिकॉज उन्होंने एक पोएम पढ़ दी थी नेहरू के अगेंस्ट में, थोड़ी सी, जो पॉलिटिकली करते अभी भी, मतलब स्टैंड अप कॉमेडियंस बीजेपी के अगेंस्ट बोलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। बट नेहरू ने उन्हें जेल में भेज दिया था, और वो 2 साल तक जेल में रहे थे, सिर्फ एक पोएम बोलने के लिए। तो टाइम्स के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी गवर्नमेंट फिर भी बेटर है। हाँ, बहुत ज्यादा बेटर है भाई। लोग मोदी को गाली बकते हैं लिटरली। हाँ। कुछ भी बोलते हैं, उसकी माँ के ऊपर बोलते हैं भाई, कुछ भी बोलते हैं, वो बंदा फिर भी एक अच्छी सी स्माइल लेके, पावर ऑफ स्पीच लेके स्टेज पे जाके अच्छी अच्छी बातें करके आता है। यार थोड़ी तो शर्म करो। लोग नहीं करते। अभी आपके पास ट्रू फ्रीडम है, आप ये बोल सकते हो। आई मीन, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पे सारे न्यूज़पेपर्स में रातों रात पुलिस भेज दी थी, सब बंद करा दिया था। और हर एक ऑफिस में एक पुलिस ऑफिसर मौजूद होता था जो वेरीफाई करता था कि अगले दिन अखबार में क्या छपेगा।
तो उनके अगेंस्ट कुछ ना छपे। ओह माय गॉड, यू आर अ गुड रिसर्चर। थैंक यू। मजा आया But मुझे हाँ। लिटरली आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया, और आई जस्ट होप मेरी ऑडियंस को भी मजा आना चाहिए और आएगा, और चीज़ें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, और गुड रिसर्चर बनना चाहिए। अगर आप एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं तो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बनेंगे, और एक अच्छे पॉलिटिक्स को समझने वाले इंसान भी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पॉलिटिक्स को समझना। यस, तो मुझे तो बहुत मजा आया आपसे बात करके। आप बताइए आपको कितना मजा आया? मुझे बहुत मजा आया, और ये फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि मुझसे भी ज़्यादा कोई बोल सकता है, ठीक है, और मुझे सच में बहुत मज़ा आया। मैं सुनने में बिलीव नहीं करती, लेकिन आज सुनने में भी मज़ा आया। तो लिटरली आई लव द वे यू टॉकिंग एंड टॉकिंग टू यू। होपफुली अभी सारी बातें नहीं हुई तो दोबारा कभी टाइम मिलेगा तो हाँ, दोबारा सेकंड करेंगे। इस पार्ट को बहुत ज़्यादा प्यार दें, और बहुत ही ज़्यादा प्यार दें, और अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस रखें कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, इनकी बात से आप कितना सहमति देते हैं, तो हम भी देखें कि आपके मन में क्या चल रहा है, और उस चीज़ को लेके फिर हम सेकंड पार्ट लेकर आएँ। और ज़रूर आएगा इसका सेकंड पार्ट, क्योंकि मुझे पता है आप पसंद करें ना करें, आपकी अपोजिशन ज़रूर पसंद करेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग सर, थैंक यू।